ओके जी। सो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एक और लर्निंग एल्गोरिदम है जिसको कहते हैं डिसीजन ट्रीज़, और इसी के फिर कुछ वेरिएंट्स हैं रैंडम फॉरेस्ट के नाम से, जो कह लें कि अक्सर कॉम्पिटिशन्स में मतलब मशीन लर्निंग के काफ़ी फेमस एल्गोरिदम्स हैं ये डिसीजन ट्रीज़ और रैंडम फॉरेस्ट। एकेडेमिया में उतने ज़्यादा कवर नहीं होते, लेकिन कहते हैं विल बी कवरिंग इट। और ये मैंने वहाँ से स्लाइड्स ली हैं जो एंड्रॉइंग का एक तो कोर्स हमने कवर कर लिया है, ठीक है। बाद में इसका एक नया वर्जन आया था कोर्सेरा पे, और उसके अंदर जो ऐसे टॉपिक्स जो इसमें कवर नहीं हुए हुए कुछ उनमें से एक टॉपिक ये था। तो और इसके अलावा भी मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा जो मैंने बताए थे। उनमें से एक डिसीजन ट्री है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, और 2-3 और हैं। कुछ डिफरेंसेस मैं इसमें देखूँगा कि क्या रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ख्याल है कि आपका जो छोटा सा डिफरेंस है कि होता है कि हम हमेशा सिग्मॉइड यूज़ करते रहे हैं, बाज़ का उसके बजाय और फंक्शंस यूज़ होते हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे बकाया जो हमारा कोर्स रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने कहा चलो ये पहले रगड़ जाए, ठीक है। ओके, सो है सिंपल सा, बड़ा इंट्यूटिव सा है, यानी कि इसमें हैवी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, सादी सादी सी कॉमन सेंस के डिसीजन हैं, तो यू शुड बी एबल टू एंजॉय इट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारा एक कैट क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है कि ठीक है, हमें कुछ इमेजेस मिलते हैं और हमने उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये कैट है कि नहीं है, ठीक है। सो अगर कैट है तो हम कह देंगे येस या 1, और अगर कोई और है जिस तरह इस जगह पे ये डॉग है तो हम कह देंगे कि ये भी डॉग्स हैं, तो हम कह देंगे कि ये डॉग है, ठीक है। सो कैट एंड डॉग काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, इनकी पावर पॉइंट स्लाइड्स उन्होंने नहीं शेयर की थी, तो PDF से कर रहा हूँ, तो उसमें पावर पॉइंट में एनिमेशन थोड़ी सी बेहतर चल जाती थी, मगर आई डोंट नो, कर देते ये तो हमारे लिए आसानी हो जाती, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हमने लेट से 3 फीचर्स बनाए, ठीक है, जस्ट लाइक जो हम किसी भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बनाते थे कि 3 कुछ फीचर्स हो गए और फिर हमारी उसकी बेस पे आउटपुट आ गई यस या नो की। तो लेट से वो जो 3 फीचर्स थे वो हमने रखे ईयर शेप, फेस शेप और विस्कर्स, ठीक है, कि इसके कानों की क्या शेप है, फेस की क्या शेप है, और विस्कर्स होते हैं मूंछें, ठीक है, मूंछें हैं कि नहीं है, ठीक है। सो मूंछों में तो हमने कहा कि भाई हैं कि नहीं है, ठीक है। फेस शेप में हमने कहा कि राउंड है कि नॉट राउंड है, तो कुछ इसमें से गोल गोल शेप वाले हैं, कुछ तरह से डिफरेंट शेप वाले हैं, तो हमने कहा फेस शेप की तरह। हम इस पर भी नहीं देख रहे कि वो कैसे निकले, लेकिन लेट्स से कि किसी तरह निकला है और हम उसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। और ईयर शेप पे हमने कह दिया कि वो पॉइंटी हैं या फ्लॉपी हैं, ठीक है, कुछ के आगे से झुके हुए होते हैं, कुछ के पॉइंटी निकले होते हैं, तो हम इन पे फिगर आउट करना है। तो ये हमारे लेफ्ट साइड के तीनों फीचर्स हो गए जिनको हम कह सकते हैं कि एक्स हैं, और कैट है या नहीं है 1 या 0, ये हमारा वाई हो गया जो कि हमारी आउटपुट होती थी, ठीक है। सो यहाँ तक तो समझ आ रही है, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो डिसीजन ट्री कैसे काम करता है, ये वो जगह आ गई जहाँ पे पावर पॉइंट ज़्यादा बेहतर होना था, ठीक है। सो पहली चीज़ के ट्रीज होता क्या है, ठीक है। सो ट्री, आप नॉर्मल ट्रीज तो हम देखते हैं ना कि नीचे एक रूट होती है जहाँ से निकलता है और वो उसका तना होता है, और उसके बाद ब्रांचेस निकलती हैं और ब्रांचेस के ऊपर लीव्स लगे होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में जब हम ट्री कह रहे होते हैं ना, तो आप समझेंगे है वो ट्री मगर वो ना उल्टा लटका हुआ है, ठीक है, किसी तरह, ठीक है। तो हमारे रेटिना पे समझे जो इमेज बना है वो भी सीधा नहीं हुआ। तो इसमें क्योंकि हमें एनालिसिस करते हुए हम रूट को टॉप पर देखना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम जब कोई खोलते हैं डॉक्यूमेंट तो हम उसके टॉप पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये बेस है, रूट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम इसलिए उसको पहले देखना चाहते हैं, तो इसलिए हमने समझा कि ये उल्टा ट्री बनाया हो। तो ट्री है, नीचे ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से कि किसी तरह ये डिसीजन ट्री पहले से ट्रेन हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ट्री की शक्ल कुछ इस किस्म की होगी। ये जो रेड पार्ट्स हैं इनको फिलहाल इग्नोर करें, ये जो ब्लैक में शेप्स हैं लेट्स फोकस ऑन दैट, ठीक है। तो हमारा हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ईयर शेप क्या है, ठीक है।
तो लेट से कि ये एक नई एग्जांपल आई मेरे पास, ठीक है, और मैं इसको क्लासिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये कैट है कि नहीं है। तो हम डिसीजन ट्री पे आए, हमने कहा कि इसकी ईयर शेप देखो, तो इसकी ईयर शेप पॉइंटी थी या फ्लॉपी? पॉइंटी थी। तो इसके पीछे दो ऑप्शन थी, पॉइंटी पे चले जाओ, फ्लॉपी पे। तो हम पॉइंटी थी तो पॉइंटी वाली साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। पॉइंटी वाली साइड पे गए, वहाँ पर अगली चीज़ जो हमने चेक करनी थी वो थी फेस शेप कैसी है। फेस शेप में ऑप्शन थी राउंड है कि नॉट राउंड है। तो इसकी शेप राउंड सी लग रही है या लंबूतरी सी लग रही है? ठीक है, राउंड लग रही है। हमने कहा अच्छा राउंड है तो राउंड वाली साइड पे चले जाए, और राउंड वाले साइड पे चले गए। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कहा हुआ था कि अगर इस तरफ आ गए हो तो ये कैट ही होगी, ठीक है। तो हमने क्लासीफाई कर दिया कि ये कैट है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि किस तरह से हम डिसीजन लें। अगर किसी भी एल्गोरिथम के जरिए हमने ये ट्रेन कर दिया डिसीजन ट्री, तो वो कुछ इस किस्म का ट्री बन जाएगा। हम रूट से हमेशा स्टार्ट हुआ करेंगे, जो टॉप पे है नोड उस पे देखेंगे। अगर इस पे पॉइंटी के बजाय फ्लॉपी होता तो हम उस तरफ चले जाते, ठीक है, क्योंकि लेकिन क्योंकि पॉइंटी था तो इस तरफ चले गए। यहाँ पर अगर राउंड के बजाय नॉट राउंड होते तो हम इस तरफ चले जाते, और हम कहते कि नहीं बिल्ली नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है? सिंपल सा ये चीज़। इसमें जो टॉप वाली नोड होती है उसको हम कहते हैं रूट नोड, ठीक है। जिस तरह क्योंकि उल्टा दरख्त है तो दरख्त में बॉटम पे आपके जड़ होती है, तो हम उसको कहते हैं रूट नोड, ठीक है। और जो एंड वाली नोड्स होती हैं उनको हम कहते हैं लीफ नोड्स, ठीक है। तो जिस तरह ट्री के आखिरी जो कोने हैं वो पत्ते होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये आगे ये जो दरमियान वाली नोड्स हैं इनको हम डिसीजन नोड्स कहते हैं। ये भी एक डिसीजन नोड खुद भी है रूट नोड, क्योंकि हम इस पर डिसीजन ले रहे हैं कि इधर जाना है या इधर जाना है। लीफ नोड पे आके हम अपना डिसीजन लेना बंद कर देते हैं क्योंकि हमें किसी तरह पता चल गया। और ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी कि हमने जो लीफ नोड्स हैं उनको स्क्वायर डब्बों से शो किया हुआ है। जब इसका लाया कि वो हम पहुंच गए कि हमने क्या करना है, ठीक है। तो अब वो डिसीजन नोड नहीं है, उस नोड पे डिसीजन हो चुका, ठीक है। और जो बाकी की नोड्स थी उनको हम वो जो ओवल्स हैं दीज आर डिसीजन नोड्स। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि हम ये कैसे चूज करेंगे। कौन सी ट्यून थी यार, मैं अभी सुनने तो देता थोड़ी सा, मैंने खुद साइलेंट किया। अच्छा नहीं, मैं तो उधर ही रखा, ठीक। तो अगर है ना ऐसा म्यूजिक जो माहौल चुक दे तो फिर हम सुन लेंगे साथ, ठीक है। होता है ना वीडियोस में कई दफ़ा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो वो हो जाएगा, ठीक है, पता चले कोई। ओके, सो यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब जिस तरह ये एक डिसीजन ट्री था जो हमने देखा, ये एक और डिसीजन ट्री है। हमने जो देखा था वो ये था। इट्स पॉसिबल कि एक से ज़्यादा तरह के डिसीजन ट्री हो सके। जिस तरह ये एक और डिसीजन ट्री है जिसमें आप पहले ईयर शेप देखें, पॉइंटी है या फ्लॉपी है। फ्लॉपी पे कह देंगे वो बिल्ली है ही नहीं, और विस्कर्स आगे चेक कर लें, फेस को चेक ही ना करें, फेस शेप को, ठीक है। इसी तरह आपका ये भी हो सकता है कि ईयर शेप पे जाएं, पॉइंटी फ्लॉपी पे जाएं, और पॉइंटी पे कह दें नॉट कैट है, फ्लॉपी पे कहेंगे अच्छा फेस शेप चेक कर लो, ठीक है। तो देयर कैन बी मैनी ऑप्शंस जिस तरह से ये डिसीजन ट्री बन सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सारे के सारे डिसीजन ट्रीज ही हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम लर्निंग कैसे करेंगे डिसीजन ट्री। ये तो हमने कह दिया ना कि पहले से लर्न था। तो यहां तक हमें समझ आ गया कि अगर एक डिसीजन ट्री जो पहले से बना हुआ है तो नई एग्जांपल आए तो हम बता सकेंगे वो बिल्ली है कि नहीं है, या कोई और केस होती, जो भी कोई भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का केस होता कि पेडेस्ट्रियन है कि नहीं है, बंदा है कि नहीं है, ठीक है। तो कमरान तेनू क्या सी केबल चलता है, थोड़ा सा गर्म हो गया उसके बाद इसका मसला था। अभी हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि मसला जो है वो केबल का है या उसका है। को अल्टरनेट केबल पड़ी है हमारे पास। चलो अभी थोड़ी देर चलते रहने देते हैं, लेट्स सी के दोबारा होता है कि नहीं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि टच होने से कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि ये गर्म होने से कुछ हो रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक चीज़ कुछ समझ आ गई। यानी पहली चीज़ समझ आ गई कि अगर हमारे पास कोई ट्री होता, अगर ये वाला ट्री होता और मुझे कोई नई एग्जांपल आती तो मैं कैसे उसको ट्रेवर्स करते हुए प्रेडिक्शन तक पहुंच जाता कि मैं देखता कि भाई फेस शेप राउंड है नहीं है, ठीक है। राउंड होती तो इधर आ जाता, ईयर शेप फ्लॉपी है, अच्छा जी नॉट कैट, बात खत्म, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि उसका लर्निंग करवाएं कैसे उसको ट्री को, ठीक है। तो डिसीजन ट्री में हम लर्निंग ऐसे करवाएंगे कि लेट्स से कि ये हमारा ट्रेनिंग सेट था, ठीक है।
कि जिसमें 10 एग्जांपल्स थी, जिसमें से कुछ बिल्लियाँ थी और कुछ बिल्लियाँ नहीं थी, ठीक है। तो अब पहली चीज़ ये आ जाएगा इम्पॉर्टेंट डिसीजन के यार यहाँ पर क्या रखूँ। हमने जो 3 फीचर रखे थे उनमें फेस शेप थी, ईयर शेप था और विस्कर्स थे, ठीक है। तो अब इधर कौन सा चूज़ करूँ, तो पहला चीज़ ये आ जाएगी, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे कि वो कैसे चूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि हमने जो उसी तरीके से जो हम बाद में पढ़ेंगे उससे चूज़ कर लिया कि हम ईयर शेप पे पहले करेंगे, ठीक है। तो ईयर शेप पे आ गई पॉइंटी और फ्लॉपी, तो हम अपने ट्रेनिंग सेट में से जो पॉइंटी ईयर्स हैं वो सारे इधर ले जाएंगे और फ्लॉपी ईयर सारे इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा काइंड ऑफ 2 अलग-अलग ये बन जाएंगे, ठीक है। ओके, अब क्या करें, ठीक है। अब अगेन हम जिस तरह ये चूज किया था उस तरह दोबारा इधर कोई तरीका लगाएंगे जिससे चूज करेंगे कि अब कौन सा फीचर देखें, ठीक है। अब कौन सा फीचर बेस्ट बनता है, ठीक है। तो जो भी फीचर बेस्ट बनता है उसके हिसाब से, लेट्स से कि वो फेस शेप था, हमने कह दिया राउंड या नॉट राउंड होगी। तो ये जो हमारा अब हम इसको एज अ ट्रेनिंग सेट ट्रीट कर रहे हैं, बजाय ये कि पूरे ट्रेनिंग सेट को। अब हमने जो अलग-अलग स्प्लिट कर दिया है, तो उस स्प्लिट वाले के अंदर इसको एज अ ट्रेनिंग सेट समझते हुए इसमें जो देख रहे हैं, अच्छा यार राउंड वालों को इधर ले जाओ और नॉट राउंड वाले को इधर ले जाओ, ठीक है। राउंड वाले को इधर ले गए तो हमने देखा कि ये सब की सब कैट्स ही आ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको मजीद स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है और हम इसको कह देंगे कि यार ये तो लीफ नोड बन गई। इस तरफ गए तो ये सब की सब नॉट कैट्स आ गई, इसका मतलब है इसको भी स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है और इसको हम लीफ नोड बना दें, ठीक है। फिर हम इस तरफ आ गए, अच्छा अब दूसरी साइड पे आ जाओ। दूसरी साइड पे आए, अगेन हमने वही काम किया कि यार कौन सा फीचर होगा जो कि इनको आपस में बेस्ट तोड़ सकता है, ठीक है। तो मैंने उधर देखा, लेट्स से कि वहाँ पे विस्कर्स एक फीचर जो था वो निकल आया किसी वजह से, ठीक है। वही एल्गोरिथम जो हमने कहा था कि जो हमें बता सके, ठीक है। उसने कहा विस्कर्स हैं कि नहीं, हम निकल आए इस तरफ विस्कर्स पे, एक बिल्ली इस तरफ आ गई और बाकी सारे जो कुत्ते थे वो उस तरफ हो गए, तो हमारे कुत्ते बिल्लियाँ अलग हो गई, ठीक है। तो और इसको क्योंकि ये सारे के सारी बिल्लियाँ जो थी वो इधर थी और सारे के सारे नॉट बिल्लियाँ इधर थी, ठीक है। तो हमने उसको कह दिया कि ये लीफ नोड बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। इसमें हमने अभी तक 2 चीज़ें क्लियर नहीं की। 2 मेन डिसीजन बनते हैं इसके अंदर। अगर मैं कहूँ, पहला डिसीजन ये बनता है कि यहाँ पे कौन सा फीचर रखूँ, और फिर अगर यहाँ पे पहुँचूँ तो यहाँ पे कौन सा फीचर रखूँ। तो फीचर कैसे सेलेक्ट करूँगा, कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है ट्री बनाते हुए, ठीक है। दूसरा जो उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो ये है कि कब मैं रुक जाऊं, मजीद नीचे जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने किस चीज़ पे रुके हैं, जबकि 100% एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, या बिल्लियाँ हो या नॉट बिल्लियाँ हो, ठीक है। तो हम वहाँ पे जाके रुक गए। लेकिन ये तो बहुत सिंपल केस था। अगर क्लासेस बहुत ज़्यादा होती, ठीक है, तो हो सकता है कि हम कहते हैं कि यार 99% अगर ठीक हो या 90% अगर ठीक हो तो वहाँ पे रुक जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई और क्राइटेरिया भी रख सकते थे। तो हम अभी आगे जाके 3-4 छोटे-छोटे क्राइटेरिया पढ़ेंगे जो कि सारे कॉमन सेंस पर मबनी। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेजर डिसीजन है वो ये है कि कौन सा फीचर चूज़ करूँ स्टार्ट में, या फिर यही वाला डिसीजन इस जगह पे भी आ जाएगा, आप इधर कौन सा फीचर चूज़ करूँ। पहले भी चूज़ कर सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, तो मेजर एक डिसीजन ये है कि किसको पहले चूज़ करूँ, ठीक है। वही अभी अगला हम करने लगे। तो वो जो बेस है ना, वो हम बेस ये रखते हैं कि कौन ज़्यादा प्योरिटी से डिवाइड करता है, यानी कि एक तरफ बिल्लियाँ और एक तरफ नॉट बिल्लियाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से जो कर सके, ठीक है, वो वाला फीचर हम चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यानी जो नट शेल में हम जो करें वो आगे इसकी तफसीर है, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो मेन हम करेंगे वो ये कहेंगे कि हम वो फीचर चूज़ करेंगे जो स्प्लिट अच्छा कर देता हो, ठीक है, कि जो हक को बातिल से अलग कर देता, ठीक है। ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। क्या उसके लिए अरबी में यूज होता है वर्ड, जो हक और बातिल को अलग करता हो? हाँ, एग्जैक्टली, फुरकान उसको कहते हैं, ठीक है। तो फुरकान कहते हैं जो हक और बातिल को लड़े। इधर हम हक और बातिल की जंग नहीं लड़े, लेकिन मतलब बिल्ली और नॉट बिल्ली की जंग लड़े। तो जो ऐसा हो स्प्लिट
जो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से बिलियों और नॉट बिलियों को स्प्लिट कर सकता हूँ, ज़्यादा प्योर क्लासेस देता हूँ, ठीक है, मिक्स ना हो, ये ना हो कि इधर भी आधी बिल्लियाँ आधे नॉट बिल्लियाँ थी, तो जब मैंने 2 हिस्से किए तो इसमें भी आधी बिल्लियाँ ना और आधी नॉन बिल्लियाँ थी और इसमें भी आधी नॉन बिल्लियाँ, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर तो मतलब स्प्लिट का क्या फ़ायदा हुआ, मज़ीद आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पहला डिसीजन है हमारा कि हाउ टू चूज़ व्हाट फीचर टू स्प्लिट, किस पे स्प्लिट करेंगे, तो हम कहेंगे जो प्योरिटी को मैक्सिमाइज करे, ठीक है, जो कि बिल्कुल इस तरफ भी प्योर क्लास बनाने की कोशिश करे, इस तरफ भी ऑब्वियसली 100% प्योर नहीं बनाएगा, लेकिन जो मैक्सिमाइज करे, ठीक है। तो हम हर फीचर पे देख लेंगे कि यार इस फीचर पे कितना प्योरिटी निकलती है, इस फीचर पे कितनी प्योरिटी निकलती है, इस फीचर पे कितनी प्योरिटी निकलती है, ठीक है। तो अब हमें कोई तरीका चाहिए, हम बता सकेंगे ज़्यादा अच्छा स्प्लिट कौन कर रहा है, और हमने उसका मैकेनिज्म कह दिया कि वो प्योरिटी बेस्ड होगा, ठीक है। सो अब मैक्सिमाइज प्योरिटी कैसे करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ईयर शेप पे भी इसको अलहदा कर दिया, स्प्लिट करके देख लिया, मैंने फेस शेप पे भी कर दिया, मैंने विस्कर शेप पे भी कर दिया। बेस्ट था लेट्स से कि मुझे किसी तरह पता होता कि एक और फीचर होता कि कैट का डीएनए है कि नहीं है, ठीक है, तो वो तो 100% प्योरिटी मुझे दे देता, सारी बिल्लियों को एक तरफ कर देता, नॉन बिल्लियों को दूसरी तरफ कर देता, तो बात ही खत्म हो जाती। मगर हमारे पास ये वाला फीचर नहीं है, मोस्ट लाइकली हम तस्वीरों से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बिल्ली है कि नहीं है, और उस तस्वीर में तो डीएनए नहीं आएगा, ठीक है, उसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें ही आएंगी कि अच्छा कान कैसे हैं, तो मुंह कैसा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो हमारे पास फीचर अवेलेबल हैं उन पे हम करेंगे। लेट से हमने ईयर शेप पे किया, तो इधर इस तरफ 4 में से 5 बिल्लियाँ चली गई और इसमें 1 में से 5 बिल्ली थी, ठीक है। तो रीजनेबली प्योर क्लास, ठीक है, यानी क्योंकि सिर्फ एक गलत है, इधर भी एक गलत है, ठीक है, 1 आउट ऑफ 5 है, लेकिन ये नॉट कैट के हिसाब से एक गलत है, ठीक है। फेस शेप पे करें तो इस तरफ 4 आउट ऑफ 7 कैट गई, इस तरफ 1 आउट ऑफ 3 कैट होगी, ठीक है। और विस्कर्स पे गए तो 3 आउट ऑफ 4 कैट होगी, 2 आउट ऑफ 6 कैट होगी। क्या आपको लगता है कि इनमें से बेहतर कौन सा है? अगर हम इस पे करें तो हमें खुद कॉमन सेंस से ये लगता है, हमारी इंट्यूशन ने किसी तरह उसको एनालाइज करके दे दिया कि ये बेहतर है, बट हम उसको नंबर में ट्रांसलेट करना चाहते हैं कि हम ये जो हमारे पास आ रहा है कि 4 आउट ऑफ 5 और 1 आउट ऑफ 5, ये जो आ रहा है 4 आउट ऑफ 7, 1 आउट ऑफ 3, इनको किसी तरह मर्ज करके ये बेहतर तरीके से बता सके कि ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है या ये है, ठीक है। तो हमें एक नंबर मिल जाए जो नंबर हमें बता दिया करेगा नहीं 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 ये ज़्यादा बेहतर, ठीक है। जब हमें वो तरीका निकल आएगा तो हम उसको कंप्यूटर को कह सकते हैं कि भाई तू ये नंबर कैलकुलेट कर, और हम सुस्त आदमी हैं, हम तो सुस्त आदमी जो है ना वो इसको अच्छा प्रोग्रामर होना चाहिए, क्योंकि सुस्त आदमी कहेगा कि ये काम कंप्यूटर के हवाले करो और ख़ुद मिल जाए, ठीक है। तो वो जो आपकी सुस्ती है ना असाइनमेंट लेट करने की, अगर आप सही मायनों में सुस्त हैं तो आप असाइनमेंट जल्दी से करके वेले हो जाएंगे, ठीक। ओके, सो याद एक चीज़ समझ आ गई। इनमें भी 2 फैक्टर बनते हैं। अगर मैं इसको फर्दर थोड़ी सी डिटेल में चला जाऊं, ये जो तोड़ हैं ना, अब हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक कैट आई है, लेकिन ये आउट ऑफ 3 एक है, और ये एक कैट है लेकिन ये आउट ऑफ 5 एक है, तो ये स्लाइटली बेहतर लग रहा है क्योंकि हैं दोनों में एक ही कैट, लेकिन जितनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स उस तरफ जा रही हैं वो हमें काइंड ऑफ वो डिटरमिन करती हैं कि वो कितना अच्छा है, ठीक है। ओके, और दूसरा डिसीजन है, तो पहला डिसीजन तो हमें समझ आ गया कि करना क्या है, लेकिन उसका हमने अभी तरीका नहीं निकाला, हम इसके तरीके पे भी आएंगे। हमने तरीका डिस्कस कर लिया कि हम प्योरिटी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन देयर इज मोर टू इट। हमने वो नंबर अभी तक नहीं निकाला, सिंगल नंबर जो कि मुझे बता सके, तो हम अभी आगे सिंगल नंबर निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम दूसरा डिसीजन जो कि सेकेंडरी डिसीजन था कि रुकें कब, ठीक है। तो रुकें कब में अभी पिछली एग्जांपल में हमने ये कहा था कि जब बिल्कुल एक ही तरह की क्लासेस आ जाए, आखिर में जब मैंने डिवाइड किया और एक तरफ बिल्लियाँ हो गई और एक तरफ नॉट बिल्लियाँ हो गई, तो हमने कहा कि यार 100% अगर हो जाए तो एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में पॉसिबल ना हो, तो आप एक और तरीका ये रख सकते हैं कि यार अगर ट्री एक मैक्सिमम डेप्थ तक पहुंच गया ना तो तब रुक जाओ, ठीक है। आप कहोगे यार मेरे पास इतना नहीं है कि मैं कोई 1000 की डेप्थ का ट्री बना दूं या 500 की डेप्थ का ट्री बना दूं, ठीक है। मुझे
एक मैक्सिमम डेप्थ रखनी है, क्योंकि मेरी कंप्यूटेशनल कॉस्ट इतनी है, मैंने तो इसको माइक्रो कंट्रोलर पर डालना है, उसमें तो मैंने इतनी देर में डिसीजन लेना है, तो इतना लंबा हो गया, तो मेरे पास मेमोरी इतनी है, ठीक है, उसमें मैं इतना ही सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी फैक्टर आपके थे, जो आपको कहते थे कि यार इससे ज़्यादा डेप्थ पे ना, जो डेप्थ का बजट था आपका, ठीक है। तो डेप्थ हम इसको कहते हैं कि जो पहली रूट नोड होती है उसे हम डेप्थ 0 कहते हैं, अगली पे 2 आ जाती हैं, उससे अगली पे जो आ जाएंगे 4 आ सकते हैं अप टू, ठीक है, तो इसको डेप्थ 2 कहते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप बाइनरी ट्री काइंड ऑफ चीज़ बना रहे हैं, इसके भी हम थोड़े से वेरिएंट आगे जाकर देखें। तो एक तरीका ये हो सकता था कि ये सारे कॉमन सेंस पे मबनी है, ठीक है। पहला है कि यार या तो 100% सही हो जाए तो ठीक है, या आप मैक्सिमम डेप्थ पे पहुंच जाएं तब भी आप रुक जाएं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सो अगर आपने डेप्थ वाला क्राइटेरिया रखा हुआ तो आप इधर जाके रुक जाएंगे, आप जितनी मर्जी उधर क्लासिफिकेशन आ रही हो। 2 का अगर रखा हुआ था आपने कि डेप्थ 2 पे रुकना है, तो आप इसी जगह पे इसको लीफ नोड बना देंगे। फिर आप ये कर सकते हैं कि व्हेन इंप्रूवमेंट इन प्योरिटी स्कोर आर बिलो अ थ्रेशोल्ड, ठीक है, तो आप कहें कि यार जो मेरा प्योरिटी स्कोर आ रहा है, ठीक है, उसमें बहुत थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ही आ रही है, अगला मैं फर्दर डिवाइड करूंगा तो वो जो इंप्रूवमेंट आ रही है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। पहले कहते हैं 5000 में से अगर या 1000 में से 999 ठीक आ रही थी तो आप वो पूरी 1000 हो गई हैं, ठीक है। तो ये 1% का मतलब 0.1% का गेन था। आप कहेंगे नहीं यार, ये मैंने जो है ना उस पर एक थ्रेशोल्ड लगा दिया लेट से कि यार जब गेन जो है ना वो मिनिमम इतना हो मैं तभी तोड़ूंगा, नहीं तो नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। और से क्यों हम वो उस 100% पे क्यों नहीं जाना चाह रहे होंगे? क्योंकि हम ट्रेनिंग सेट पर ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी ओवरफिटिंग वाला मसला आ सकता है कि हम ट्रेनिंग सेट पे वो 1% जो हमने बढ़ाया है वो असल में वो कंफ्यूजिंग क्लास वाला केस हो और हमने वो बहुत ही ओवरफिट कर दिया और अगली नई एग्जांपल आए तो उसके ऊपर इतना अच्छा ना चले। तो इसलिए हम ये वाला थ्रेशोल्ड कर देते हैं कि यार इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिर आप ओवरफिट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि यार एक सिंगल नोड में आपकी जो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आती हैं वो किसी थ्रेशोल्ड से कम हो। आप 5000 के सेट पे चल रहे थे तो अब आप हर एक को एक एक तो नहीं लाना कोशिश करेंगे ना। अगर वो आप कहेंगे यार अगर एक में 10 से कम आ गई हैं, 20 से कम आ गई हैं अगर एग्जांपल्स, तो हम कहेंगे यार इस तरफ मजीद स्प्लिट करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स अगर कम हो तो तब भी आप ये कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो ये मैंने 4-5 क्राइटेरिया बताया। सेकेंडरी डिसीजन था बट इम्पॉर्टेंट डिसीजन था कि कब रुकना है, ठीक है। और उसमें ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि यार ये इतने सारे क्यों आ गए, ठीक है। लेकिन ये सारे हुआ यही कि एक रिसर्चर ने एक थोड़ा सा कोई सजेस्ट किया, दूसरे ने उसको और इम्प्रूव किया, तीसरे ने और इम्प्रूव किया, तो आपके पास मल्टीपल तरीके आ गए हैं जिनका अमूमन आप इन सब का और भी कर सकते हैं कि ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, इनमें से कुछ भी हो जाए तो आप रोक दें। और इनमें से अगर आप चाहते हैं कि एक फैक्टर ना हो तो आप उसको बहुत हाई वैल्यू दे दें, डेप्थ आपके 1000 पे लगा दो, ठीक है। तो 1000 की डेप्थ तक वो शायद जाए ही ना, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये तो सारे और किए होंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाला केस होगा नहीं, तो बाकी सारों पे चलना शुरू हो जाएगा, इस तरह का काम। ओके, सो यहाँ तक तो चीज़ क्लियर होगी। तो सेकेंड डिसीजन वॉज में ऑप्शन तो 3-4 हैं बट इट्स काइंड ऑफ सिंपलर कि जिसमें आपकी 4-5 सिंपल सी ऑप्शन ही है, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम नहीं उसको करना चाहते हैं हम इस फैक्टर को नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमने ही चेक लगाना है ना कि अगर मैक्सिमम डेप्थ होगी तो लीफ नोड बना दो, तो वो वाला चेक खत्म कर दे, ठीक है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम उस पर चेक नहीं लगाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जितनी मैक्सिमम डेप्थ बन सकती है वो उधर तक चला जाएगा। अगर हम उस पर चेक लगा दें तो जहाँ तक हमने चेक लगाया होगा वहाँ पे रुक जाएगी। सो हम खुद कोड लिख रहे होंगे ना तो हम बता देंगे कि यार वहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना। अगर हम वो चेक लगाएंगे तो रुक जाएंगे, नहीं लगाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा और वो किसी और बाकी फैक्टर्स की बेस पर रुक जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं वापस पहले वाले डिसीजन पे जो हमने कहा था। हम देखेंगे कौन ज़्यादा प्योर क्लासेस में तोड़ है, ठीक है। तो वो प्योरिटी कैसे हम मेजर करें, ठीक है। कौन कितना पवित्र है जिसको हम कहते हैं।
ओके, यहाँ पे भी आई वुड हैव लाइक टू हैव PowerPoint स्लाइड्स, बट एनीवे, ठीक है। लेट्स से कि हम बाकियों को भूल जाते हैं और ये वाला हमारा केस है, ठीक है। सो अगर हमने स्प्लिट ऐसे किया कि जिसमें 3 बिल्लियां और 3 कुत्ते आ गए, ठीक है, तो ये हमारे पास 3 आउट ऑफ 6 थे, यानी 50% एक केस के हैं या कैट हैं, 50% नॉट कैट है। इज इट अ गुड स्प्लिट? इट्स प्रॉब्ली द वर्स्ट स्प्लिट, ठीक है। सबसे वर्स्ट केस क्या है कि आधे आधे आ जाए, तो आपने फिर क्या स्प्लिट किया? ये तो आपने क्लासों में तोड़ा ही नहीं, आप इस क्लास में गए, उसमें तो आधे आधे वही, आधे के आधे वही रहे, ठीक है। तो क्या फ़ायदा हुआ स्प्लिट का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम एक नंबर बनाना चाह रही हैं जो अगर आधे आधे स्प्लिट करे तो वहाँ पर वो मैक्सिमम हो, ठीक है, और अगर वो बिल्कुल एक टाइप पे चला जाए तो वो वहाँ पर मिनिमम हो, ठीक है। हम कहेंगे यार वो बहुत कहते हैं, इसका मतलब है कि वो मिनिमम हो। उसको हम, इस नंबर को हम अमूमन कहते हैं एंट्रोपी, ठीक है। और या आप इसको इम्प्योरिटी के सेंस में भी देख सकते हैं कि यार अगर बिल्कुल जो चीज़ें मिक्स्ड हैं, 50-50 हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये 1 इसकी इम्प्योरिटी है, ठीक है, या एंट्रोपी है। और अगर लेट से कि सारे एक ही तरफ के हो गए, या कैट या नॉट कैट, तो हम कहेंगे कि इसकी इम्प्योरिटी 0 है, यानी कि ये बिल्कुल प्योर हो गया क्योंकि बिल्कुल ही एक किस्म के बंदे आ गए। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फंक्शन, दिस इज़ द काइंड ऑफ शेप जो कि हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसके हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हमारे नंबर ऑफ कैट्स, ठीक है। तो इधर ये जो P1 लिखा हुआ ना, 3 आउट ऑफ 6 हमारे पास कैट्स हैं। 3/6 का मतलब है कि 0.5 हो जाएगी, आधी कैट्स हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर आधी कैट है ना, तो ये इसको होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, बिल्कुल इम्प्योर है, 1 कह दिया हमने, ठीक है। अगर कोई भी कैट नहीं थी तो इसका मतलब नॉट कैट वाला केस है, उस केस में इसको होना चाहिए कि बिल्कुल प्योर क्लास है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि इम्प्योरिटी हमारी 0 हो जाएगी, या एंट्रोपी जिसको हम कहेंगे। अगर सारी कैट्स हैं तब भी हम चाहेंगे कि ये 0 हो जाए। तो ये शेप सेंस बना रही है कि इस किस्म की शेप हमारे लिए अच्छा काम करेगी, ठीक है, कि जो अगर 50-50 होते हो, यानी 0.5 के करीब आते हो, तो वो 1 पे चला जाता हो। अगर 1 हो या 0, ठीक है, क्योंकि हम किस इनपुट नंबर क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं नंबर ऑफ कैट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तो कितना फ्रैक्शन जो है उसका, वो कैट्स हैं, ठीक है। तो 0.5 का मतलब है आधी कैट्स हैं, ठीक है। 1 का मतलब है सारी कैट्स हैं, 0 का मतलब है कि सारी नॉट कैट्स हैं। तो हम 0 पे भी मैक्सिमम प्योरिटी चाहते हैं और 1 पे भी मैक्सिमम। दैट्स व्हाई इट्स सिमेट्रिकल अराउंड 0.5, कि जो इस तरफ शेप है वो इस तरफ शेप है, क्योंकि इस तरफ भी अगर हम थोड़ा सा आधे से थोड़ा सा आगे गए कि भाई नहीं यार 4 आउट ऑफ 6 कैट्स हैं, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, बट होती। अगर 2 आउट ऑफ 6 कैट हैं, हम इस तरफ चले गए, इसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि अब वो नॉट कैट की तरफ ज़्यादा अच्छा प्योर हो गया। तो ये बेसिकली हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम लेट से कहते हैं h ऑफ P1, ठीक है, कि जो एंट्रोपी निकाले उसकी, या जिसको हम एंट्रोपी को ज़हन में रखेंगे कि इम्प्योरिटी की काइंड ऑफ सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या है वो हम अगली स्लाइड पे देख लेंगे, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि यू कैन ऑलवेज लुक इट अप कि उसकी क्या इक्वेशन थी, लेकिन शेप आपको समझ आ रही होगी तो यू विल अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। लेट्स से कि मैं इससे अगली एग्जांपल पे आ जाता हूँ, ये वाली एग्जांपल पे, ठीक है। इसमें हमारे पास 5 बिल्लियाँ आ रही हैं और एक नॉट कैट है, ठीक है। तो 5 आउट ऑफ 6 आ रही है। 5 आउट ऑफ 6 का मतलब है कि कितना बन जाएगा? 0. नहीं, वो तो उसकी एंट्रोपी है ना, ये खुद क्या बनेगा? 5 आउट ऑफ 6 का क्या मतलब बना? 0.8 समथिंग के करीब बनेगा, ठीक है, क्योंकि 6 आर कितने होते हैं? 96, ठीक है। तो 16 का टेबल नहीं याद, 16 6 96, वो आप लोगों ने इंग्लिश में याद किए होंगे ना। तो ये नुकसान होता है ना, उर्दू में याद किया ना तो 20 तक भी याद हो जाते, क्योंकि वो 96 में आपको 9 और 6 लदा याद करना पड़ा, 96 में आप कहते हैं एक ही लफ्ज़ आ गया। तो वो आप जो है ना फ्लो में ही रैप स्टाइल में 16 के 16 16 32 16 48 16 ठीक है, 16 5 80 16 6 96 हमने इस तरह याद किया, ठीक है। तो इसलिए अगर मुझे 5 आउट ऑफ 6 कैलकुलेट करना हो तो मुझे पता है कि यार
17 पे 100 से आगे निकल जाएंगे, 6 से करूँगा तो 16 जो है वो 96 पे जाता है, तो ये 16.5 काइंड ऑफ जो है ना वो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 से ज़रा सा ऊपर बनेगा, तो ये 0.8 समथिंग बन जाएगा, ठीक है। सो 0.8 के करीब हम समथिंग पे गए तो हमारे पास निकल आया कि इम्प्योरिटी 0.65 आ रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ बेसिकली ये काम कर रहा है। तो इस एग्जांपल में हमने निकाला कि 5/6 थी कैट्स, लेकिन हमने अब उसको हमने उस नंबर पे ट्रांसलेट करना है कि यार कितनी इम्प्योरिटी बनी, तो उसके लिए हमने ये ग्राफ रखा हुआ था। तो 5/6 पे गए, इस ग्राफ ने कहा कि ये तो 0.65 के करीब बनती है, ठीक है। फिर अगली एग्जाम्पल है जिसमें सारी की सारी कैट्स थी, तो वो तो हमने ऑलरेडी कह दिया कि अगर 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। उससे अगली एग्जाम्पल है जिसमें 2/6 कैट थी, ठीक है। 2/6 अगर थी तो इसका मतलब है कि ये 2/6 तो आप सब निकाल सकते हैं ना, काइंड ऑफ 3 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो इस पे हमारे पास जो निकलेगा ये 0.92 आ गई, ठीक है। हाई नंबर का मतलब है कि इम्प्योरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने कहा है अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, 5/6 को हमने कहा है कि ये ज्यादा प्योर है क्योंकि इसकी इम्प्योरिटी कम है, ठीक है। 0.65 का मतलब है कि इसकी इम्प्योरिटी कम है, इसकी इम्प्योरिटी ज्यादा है क्योंकि 1 को हमने कहा बिल्कुल ही इम्प्योर है, ठीक है। तो 2/6 का मतलब है कि असल में 4/6 एक क्लास से बिलोंग करती है, इसका मतलब है कि 5/6 एक क्लास से बिलोंग करती है, उससे थोड़ा सा बेहतर नंबर आ रहा है, ठीक है। कम होने बेहतर है हमारे केस में, इस केस में एंट्रोपी। और अगर सारे के सारे ही नॉट कैट्स थी तो इसका मतलब है P1 0 है और H ऑफ अगर मैं 0 पे जाऊं तो 0 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि ये हमारा प्योर है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ तक चीज समझ आ रही है कि प्योरिटी इम्प्योरिटी जिसको हम एंट्रोपी कह रहे हैं, एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं कि अच्छा ये फंक्शन जो हमने शेप बनाई थी वो है क्या, ठीक है। तो P1 तो हमने पढ़ा था कि कैट्स कितना फ्रैक्शन है, ठीक है। P0 हम कहेंगे नॉट कैट्स कितना फ्रैक्शन है, ठीक है। तो वो बेसिकली 1 माइनस P1 आ जाता है। अगर 1/2 आपका हाफ कैट्स है तो 1 माइनस हाफ जो होगा वो गेन हाफ ही आ जाएगा और हम कहेंगे कि हाफ 1/2 ही फिर नॉट कैट है, ठीक है। विच इज काइंड ऑफ 3/6 हो तो अगला दूसरा भी 3/6 आएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता है ना कि 1 से माइनस करें तो दूसरे की फ्रैक्शन निकल आएगी कि वो कितनी बनती है। अगर 5/6 थी तो 1 माइनस 5/6 करूंगा तो ये 1/6 बच जाएगा, जो बाकी 6 में से 1 जिसका मतलब है, ठीक। तो P0 तो हमने कह दिया 1 माइनस P1, और अगर हम ये वाला फॉर्मूला रखें माइनस लॉग P1 इंटू लॉग बेस 2 ऑफ P1 माइनस लॉग बेस 2 ऑफ P0, ठीक है। तो हम P1 इंटू लॉग ऑफ P1 माइनस P0 इंटू लॉग ऑफ P0 ये कर दें तो ये एग्जैक्टली यही वाली शेप बन जाएगी, ठीक है। ये लॉग जो है लॉग बेस 2 इधर यूज किया हुआ है, अमूमन हम लॉग बेस 10 या लॉग बेस E यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने वो भी यूज कर सकते थे, अगर हम वो यूज करते तो उससे सिर्फ ये वाला जो नंबर है ये स्केल हो जाना था, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इट गिव्स अ नाइस 0 to 1 थिंग, ठीक है, तो लॉग बेस 2 ज़्यादा यूज होता है बिकॉज ये आपको 1 पे कह देता है प्योरली इम्प्योर, ठीक है, एंट्रोपी मैक्सिमम, और 0 देता है जो कि हमारे पास थोड़ा सा अच्छा नंबर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि 0 log 0 log ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो लेकिन हम इस केस में log 0 log 0 को हम 0 ज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इसमें और चीज़ है। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर शो ओके। तो ये वाला फंक्शन है, आपको ये थोड़ा सा उससे मिलता जुलता लग रहा होगा जो फंक्शन हमने किधर पढ़ा था, कॉस्ट फंक्शन किसका, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, ठीक है। तो ये बाकी उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, लेकिन वो मैथमेटिकली उसकी क्या कोरिलेशन बनती है वो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बट ठीक है ओके। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। हमने एक नंबर निकाल लिया जो हमें इम्प्योरिटी बताता है, हमें क्या चाहिए थी, प्योरिटी। तो जो मिनिमाइज कर रहा हूँ इम्प्योरिटी को वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अगेन थोड़ी सी और
स्टोरी इसमें डालेंगे कि हमें स्प्लिट कैसे डिसाइड करें, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी मैं पावर पॉइंट होती तो ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ये एक एक करके आते, बट एनीवे तो अभी हम नीचे वाली चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस थी, ठीक है, ईयर शेप, फेस शेप एंड विस्कर्स, और उसके हिसाब से हमने चीज़ों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया, पॉइंटी को एक तरफ कर दिया, फ्लॉपी को एक तरफ कर दिया, राउंड नॉट राउंड, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट को, ठीक है। अब हमें इसमें नजर आ रहा है कि असल में ट्रेनिंग सेट में कितनी कैट्स थी, ठीक है। तो हमने P1 निकाला कि इस केस में P1 निकलता है कि यार 4 जो है ना 5 में से ये एक नहीं है कैट, तो 4 आउट ऑफ 5 कैट है। इस केस में हमने निकाल दिया कि 1 आउट ऑफ 5। तो अब हम इसकी भी एंट्रोपी निकाल सकते हैं और इसकी, तो हमने 2 ब्रांचेस में तोड़ा, तो हम इसकी एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं और इसकी एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये भी एक नंबर आ जाएगा 0.72 और ये भी एक नंबर आ जाएगा 0.72 कि यार ये दोनों जो हमारे पास आ रहे हैं ये इस साइड की इस ब्रांच में इतनी प्योरिटी आती है, इस ब्रांच पे इतनी प्योरिटी है। आइडियली अगर हमने स्प्लिट किया है तो बजाय हमें 2 नंबर्स मिलने के किसी तरह एक कंबाइंड नंबर मिल जाए तो हमारे लिए बेस्ट तो वो होगा ना कि हम बता सकेंगे यार एक ही नंबर आ जाए जो कहेगा यार कितना अच्छा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी हमने तो सिर्फ एक ब्रांच के लिए निकाला कि अगर मुझे कोई एक सेट दें तो मैं वो बता सकूंगा वो कितना प्योर है कितना इम्प्योर है। तो इसलिए हमें 2 अलग-अलग नंबर मिल गए, इस तरफ की भी प्योरिटी और इस तरफ की भी प्योरिटी। अभी नीचे वाली कैलकुलेशन पे हम नहीं आते, ठीक। इसी तरह इसके अंदर भी यही हो रहा है कि इसके अंदर हमने 2 हिस्सों में तोड़ा, तो हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 जो हैं वो नॉट कैट हैं, 4 कैट हैं, 4 आउट ऑफ 7 आपके पास आगे। और इस केस में क्या लेंगे 1, अच्छा इधर एक तस्वीर होनी चाहिए थी जो जिसके बजाय कुछ और आगे, ठीक है, 3 में से 1 होनी चाहिए थी, 1 आउट ऑफ 3 होना चाहिए था। और इस केस में भी हमारे पास इसी तरह कहते हैं 3 आउट ऑफ 4 है और 2 आउट ऑफ 6 है। इधर भी तस्वीर होनी चाहिए थी बट वो स्लाइड कन्वर्ट करते हुए कोई गड़बड़ हुई है। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। और अब हम दोनों साइड की एंट्रोपी निकाल सकते हैं विच इज मेजर ऑफ इम्प्योरिटी। इस केस में 0.72 आ रही है, इधर 0.9 आ रही है, इधर 0.8 आ रही है। तो हमारी इंट्यूशन कहती है कि दोनों की एवरेज ले लो तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो जिसका बेहतर आ रहा है वो बेस्ट होगा। जिस तरह इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर होती है। तो अभी मैं नीचे नहीं जा रहा इस आखिरी रो पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक कॉमन सेंस हमें ये आती है ना कि दोनों साइडों की एवरेज ले लो, ठीक है। और उससे हमें नजर आता है कि ये वाली ईयर शेप इज अ बेटर क्राइटेरिया एज कंपेयर टू फेस शेप और विस्कर। लेकिन हमने कहा था कि एक और फैक्टर भी तो है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी आ रही है इस तरफ, ठीक है। अगर इस तरफ ये 3 और 7 में डिवाइड हो रहा है तो ये बड़ा सेट है, इसका वजन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए और इसका वजन थोड़ा सा कम होना चाहिए। इधर तो चलो तक बराबर बराबर थे ना, दोनों ही 5-5 में हो गए। इधर तो ठीक है एवरेज भी काम चल जाती, लेकिन इधर एवरेज करते हुए मुझे इसको ज्यादा वे करना चाहिए, इसको कम वे करना चाहिए। और इधर भी एवरेज करते हुए 6 और 4 हुई है तो 6 वाले को मुझे ज्यादा वे करना चाहिए 4 वाले की निस्बत, ठीक है। तो कितना ज्यादा वे करना चाहिए? अगर ये टोटल 10 थे और इनमें 6 इधर चले गए और 4 इधर चले गए तो मुझे इसको कितना वे करना चाहिए और इसको कितना करना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसकी प्योरिटी भी निकल आई, इसकी भी प्योरिटी निकल आई, ठीक है। बल्कि इस एग्जांपल पे आते हैं 3 इस तरफ थी, 7 इस तरफ थी, ठीक है। इसकी प्योरिटी निकाली 0.92 आ गई, इसकी प्योरिटी निकाली 0.99 आ गई, ठीक है। अब ये बड़ा ग्रुप है या छोटा ग्रुप है, तो कॉमन सेंस मुझे ये कहती है कि मुझे इसको जब मैं एवरेज निकाल रहा हूं तो मुझे इसको ज्यादा वजन देना चाहिए एज कंपेयर टू इसको। कितना ज्यादा देना चाहिए? आपका ज़हन क्या कहता है? ये अगर 7 आउट ऑफ 10 है और ये 3 आउट ऑफ 10 है तो 70% आप में से एक ने बोला, और इसको हमें देना चाहिए 30%। तो जितना टोटल का फ्रैक्शन ये है उतना वजन इसको दे दें, और जितना टोटल का फ्रैक्शन ये है उतना वजन इसको दे दें। तो एक्चुअली हम यही करते हैं, ठीक है। ये जो नीचे है ये हमने यही काम किया हुआ। हमने कहा कि 7 आउट ऑफ 10 इज
70%, 3 आउट ऑफ 10 इज 30%। कि हमने कहा कि टोटल एग्जाम्पल का जितना फ्रैक्शन ये बनता है उसके हिसाब से इसकी इम्प्योरिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये जितना बनता है उसके हिसाब से इसकी इम्प्योरिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये मेरे पास एक जॉइंट इम्प्योरिटी आ गई, ठीक है। उस जॉइंट इम्प्योरिटी में जो मिनिमम होगी जिसकी इम्प्योरिटी हम कहेंगे कि वो बेस्ट है, ठीक है। तो इस केस में हमने काइंड ऑफ ये नंबर कैलकुलेट किया, इस केस में हमने ये नंबर कैलकुलेट किया, इस केस में हमने ये नंबर कैलकुलेट किया, जो भी मिनिमम आया वो हमारे पास बेस्ट है, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ रही। इसको हम हल्का सा और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। वो हल्की सी इंप्रूवमेंट क्या है, हम देखें कि डिवाइड करने से पहले इम्प्योरिटी क्या थी, ठीक है। सो डिवाइड करने से पहले एक ही क्लास थी, तो उसमें हमें कोई एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं, उसमें सिंपल जो भी आ रही थी उसकी डिवीजन, जिस तरह 5 बिलियन थी और 5 बिलियन नहीं थी, तो इसका मतलब है कि 0.5 आउट ऑफ 10 बनती थी, उसकी एंट्रोपी निकालो। और 0.5 तो मैक्सिमम आधो आध जब होता है तो हमने कहा था उसकी एंट्रोपी 1 आती है, ठीक है। हर केस में ऐसा नहीं होगा, किसी डिसीजन नोड पे 0.5 होगी, किसी डिसीजन नोड पे कोई और फ्रैक्शन बनती होगी। तो जो भी फ्रैक्शन बनती है उसके हिसाब से हमने कहा कि इस डिसीजन नोड पे अभी की एंट्रोपी इतनी है, अभी की इंप्योरिटी इतनी है। आफ्टर स्प्लिटिंग मेरे पास जो इंप्योरिटी आई वो मैंने कैलकुलेट कर ली। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, कि पहले इतनी इंप्योरिटी थी अब इतनी इंप्योरिटी हो गई है, ठीक है। जो इस केस में 1 बनता है क्योंकि इस केस में 50-50 थी, लेकिन अगर कोई और भी नंबर होता, जो भी इंप्योरिटी थी नोड की आफ्टर स्प्लिटिंग जो आई उसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। इन सारों को मैंने 1 से माइनस कर दिया, ठीक है। सो उससे मुझे क्या पता चलेगा, अगर मैंने नोड की इंप्योरिटी से स्प्लिट की इंप्योरिटी माइनस कर दी तो मेरे पास आया कि यार पहले इतनी इंप्योरिटी थी, लेट से थी वो 1, नई इंप्योरिटी मेरी कोई आ रही थी, लेट से इस केस में 0.8, ठीक है। 1 में से मैंने 0.8 माइनस किया तो मेरे पास 0.2 आ गया, ठीक है। तो वो जो 0.2 है वो क्या है, वो हमारे पास है कि हमने कितना गेन किया, कि पहले 1 थी अब वो इंप्योरिटी डिक्रीज होकर कम होगी, तो हम वो डिक्रीज इन इंप्योरिटी निकाल रहे हैं। तो वो जो डिक्रीज इन इंप्योरिटी है ना उसको हम, या डिक्रीज इन एंट्रोपी है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन, कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन गेन हुई है। इस स्प्लिट करने से हमें 0.2 इंफॉर्मेशन गेन हुई है, इसमें 0.03 हुई है विच इज नेग्लिजिबल, इस केस में 0.12 हुई है, ठीक है, विच इज बेटर देन दिस बट लेस देन दिस, ठीक है। तो ये 1 का फ्रैक्शन एक तरह का हमारा आ रहा है कि 1 का कितना फ्रैक्शन हमने गेन कर लिया है। तो इस केस में हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन 0.28 हुई है। तो जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन हो हम उसके ऊपर कह सकते हैं कि ये हमारा कह लो कि दिस इज द बेस्ट स्प्लिट अमंग 3। सो ये बात समझ आ रही है? सर ये अलग-अलग एंट्रोपी तो निकाली हुई है। हाँ। ये तो प्योरिटी चेक करने के लिए यूज तो नहीं हो रही है ना यार, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये जो निकाली हुई है ये एच ऑफ 0.33 है ना, इसी को मल्टीप्लाई कर, ये 0.9 तो सर हमने उस ग्राफ से निकाला है। हाँ जी, हाँ ये उस ग्राफ से निकाला, एच जहाँ पे कैपिटल है 4, हाँ तो उसी ग्राफ से निकाला है हमने। ये माइनस लॉग P1 और माइनस लॉग P2 P0 सॉरी, ठीक है। सिंपल जो P लॉग P1 और P लॉग P1 लॉग P1 और फिर माइनस, दोनों माइनस में ही है, ठीक है। और P0 लॉग P0 को आपस में ऐड किया था हमने ना, यानी उन दोनों को माइनस करके ऐड किया था, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना जो हमने भी ये पढ़ा था कि आपने सिंपली log 2 लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया और P0 का भी log लिया मल्टीप्लाई कर दिया, और निचले स्टेप में सिर्फ हमने P0 = 1 माइनस P1 पुट किया है, बिकॉज हमें पता है कि वो फ्रैक्शन इस तरह से निकल सकती है। तो आप सिंपली P1 से पूरा निकाल सकते हैं, ठीक। तो निकालने का तरीका ये है और वो शेप ये बनती है, ठीक है। तो ये हमने यूज किया ना, ये फॉर्मूला में ये एच ऑफ वही यूज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, मैं पूरे स्टेप रिपीट कर देता हूँ। मैं किसी भी डिसीजन नोड पे था, ठीक है, जरूरी नहीं है रूट पे हूँ, अगली वाली पे भी होऊंगा तो यही काम ही करना होगा ना। मैं किसी भी डिसीजन नोड पे था, मैंने सारे जो फीचर्स हो सकते थे उनके हिसाब से स्प्लिट किया।
उस डिसीजन नोड पे कुछ भी स्प्लिट करने से पहले मेरे पास एक एंट्रोपी आती थी, ठीक है। तो वो मैंने निकाल ली कि भाई कितने परसेंट कैट्स हैं कितने परसेंट नहीं है, उसको मैंने पिछले फॉर्मूले में पुट किया एच के, उसने मुझे बता दिया कि यार इतनी आपकी एंट्रोपी आ गई। फिर मैंने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके मुझे पता चला इस पे कितने बिल्लियाँ आ रही हैं, इस पे कितनी बिल्लियाँ आ रही हैं, ठीक है। और वो कितना फ्रैक्शन इस तरफ गया, कितना फ्रैक्शन इस तरफ गया। मैंने कहा जितना फ्रैक्शन इस तरफ गया मल्टीप्लाइड बाय उसकी एंट्रोपी कितनी आती है, और प्लस जितना फ्रैक्शन इस तरफ गया मल्टीप्लाइड बाय उसकी एंट्रोपी कितनी आती है। ये ऑटोमेटिकली 0 से 1 के दरमियान का नंबर बन जाता है ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपके पास ये जो फ्रैक्शन है ये 7 आउट ऑफ 10 और 3 आउट ऑफ 10 असल में मिलाकर हमेशा 1 बनते हैं ना। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली स्केलिंग ऐसे हो रही है कि 3 इंटू समथिंग प्लस 3 इंटू समथिंग डिवाइड बाई 10, 7 इंटू समथिंग प्लस 3 इंटू समथिंग डिवाइड बाई 10 हो रहा है। तो ओवरऑल 10 से ही डिवाइड हो रहा है और 7 और 3 से स्केल हो रहा है, तो 7 प्लस 3 भी 10 होते हैं और नीचे भी 10 आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली एवरेज इनका इफेक्ट हो रहा है। तो ये उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जो फ्रैक्शन इधर थी, प्लस उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जो फ्रैक्शन इधर थी, और ये दोनों एंट्रोपी जो थी ये उनकी मेरे पास एवरेज निकल आई, ठीक है। इसको हम कहते होते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। ये आपके CGPA कैलकुलेट होते हुए भी यही काम हो रहा होता है ना, कि इस सेमेस्टर के जितने आपके वो थे क्रेडिट्स उसके हिसाब से स्केल हो जाता है आपका उस सेमेस्टर का GPA प्लस जो अगले सेमेस्टर के क्रेडिट्स थे उसके हिसाब से वो स्केल हो जाता है। तो वो काइंड ऑफ वेटेड एवरेज निकल रही है, इसको हम वेटेड एवरेज कहते हैं, लेकिन वो एक फैंसी नेम है। असल में जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म, ठीक है। ओके और फिर हमने ये किया कि जो इधर एंट्रोपी थी उससे इसको माइनस किया, तो जो नंबर आया वो हमारे पास था इंफॉर्मेशन गेन। बिकॉज शुरू में कितनी इंप्योरिटी थी, स्प्लिट होने के बाद कितनी इंप्योरिटी थी, उनका डिफरेंस मुझे आ गया कि कितनी इंप्योरिटी हमने खत्म कर दी है। तो ये मैं बता रहा है कि कितनी प्योरिटी गेन कर दी है इन अदर वर्ड्स, ठीक है। और उसको हम कहते हैं कितनी इंफॉर्मेशन हमने गेन की, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ गई बात। इसी को हम थोड़ा सा अगर ज्यादा एल्गोरिथम फ्रेंडली वे में लिखें तो हमने क्या किया है कि हमने हमारे पास एक रूट था, उसका हमें फ्रैक्शन पता था कि कितना फ्रैक्शन उसमें कैट्स आ रही है, ठीक है। एक हमारे पास लेफ्ट वाली थी और एक हमारे पास राइट वाला ब्रांच थी। तो लेफ्ट ब्रांच पे जितनी कैट्स आ रही थी वो हमने निकाल ली, जो राइट ब्रांच में जितनी कैट्स आ रही थी वो निकाल ली। वेट उसका जो निकाला वो कितने फ्रैक्शन इस तरफ गया था ओवरऑल फ्रैक्शंस का, यानी अगर ये 10 थी तो उनमें से 5 इधर चले गए, 5 इधर, तो हमने कहा कि यार ये 5 इधर कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किया वेट ऑफ लेफ्ट से, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया वेट ऑफ, इसको डायरेक्टली नहीं, इससे एच से गुजार के, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन थी, तो हमने इसका एच कैलकुलेट किया, वो जो लॉग वाला फंक्शन था कि एंट्रोपी निकला। तो एंट्रोपी लेफ्ट वाली को लेफ्ट वाले फ्रैक्शन से वेट कर दिया, राइट वाली को राइट वाले फ्रैक्शन से वेट कर दिया, और जो रूट की एंट्रोपी थी उससे हमने माइनस कर दिया, उसे निकाल दिया। तो वो जो नंबर आया ना वो हमारे पास नंबर था कि यार इस पूरे काम का कोई फायदा भी होया कि नहीं हुआ, ठीक है। वो कितना फायदा हुआ, वो ये नंबर आ गया, ठीक है। 0 से 1 के दरमियान कितना फायदा हुआ, कितनी इंफॉर्मेशन हमें गेन हुई। तो यहां तक चीज समझ आ गई, ओके। सो अब हमें एंट्रोपी भी समझ आ गई, अब हमें इंफॉर्मेशन गेन भी समझ आ गया। अब हम इसको पूरी लर्निंग को समझ सकते हैं। मैंने बताया था कि है बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा मैं साइड ट्रैक हो जाता हूँ। पेपर में जिस तरह क्वेश्चन था की मीन्स क्लस्टरिंग का, ठीक है, उसी तरह की ये एक स्लाइड आ गई है, तो मुझे ख्याल है, ठीक है, कि जब हम कोई चीज़ समझ लेते हैं तो उसके बाद अमूमन एक स्लाइड आ जाती है जिसमें हमने पुटिंग इट टुगेदर या उसका एल्गोरिथम लिखा होता है, ठीक है। तो इस कोर्स में जब आपसे मैं कोई एल्गोरिथम लिखने कहूँगा तो मैं चाह रहा होता हूँ कि आप वो वाले स्टेप्स लिख सकें, ठीक है। अगर आप उसको समझे हुए हैं तो हो सकता है आपकी वर्डिंग इससे थोड़ी सी फर्क होगी, बट यू विल बी एबल टू राइट द स्टेप्स, ठीक है। जिस तरह के मीन्स क्लस्टरिंग का क्या स्टेप था कि 2 रैंडम या 2 नहीं के रैंडम पॉइंट्स को आप कह दें कि ये क्लस्टर्स हैं, ये क्लस्टर के सेंटर हैं। फिर सारी जो एग्जांपल्स हैं वो देखें किसके क्लोज आती हैं, ठीक है। जिससे क्लोजेस्ट हो आप उसको उसका पार्ट बना दें कि ये अलग-अलग क्लस्टर बन गए। फिर आप उनकी एवरेज लें, जो नई एवरेज आएगी आप कहें ये हमारे नए क्लस्टर के सेंटर हैं, ठीक है। जब वो कर लेंगे तो दोबारा आप
क्लासेस। ये 2 स्टेप थे जो बार बार रिपीट होते थे। शुरू में एक दफ़ा रैंडम लेना था, उसके बाद आपने क्लस्टर असाइनमेंट की, असाइनमेंट के बाद एवरेज ले ली, एवरेज ली, फिर क्लस्टर असाइनमेंट की, फिर एवरेज ले ली, फिर क्लस्टर असाइनमेंट की, एवरेज ले ली। तो ये आप कह दें कि इसको रिपीट करते जाओ 2 स्टेप्स को, ठीक है। और उनके ऊपर एक स्टेप था कि आप शुरू में रैंडम। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं चाहता हूँ कि ये फिर आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट बट नॉट इन एग्जैक्ट सेम वर्ड्स। मैं ये नहीं चाह रहा कि आप इसका जाके रटा मारना शुरू करें, पहले ये किया वो, ठीक है, तो उसके बाद, ठीक है। ऑल्दो दैट माइट हेल्प अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया और आपने वो रटा मारा हुआ और आप उधर उगल आए उसको, तो नंबर तो शायद आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो ठीक होगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप उसको समझेंगे ना, तो यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट एज इज एनी वे। सो मैं जब खुद पढ़ रहा होता था, तो मेरा एक तरीका ये होता था कि मैं जो डेरिवेशन है ना, मैं खाली एक चीज़ जब आप समझ रहे होते हैं ना कहीं से, तो स्लाइड्स देखते हुए आपको समझ आ रही होती है, या लेक्चर देखते हुए आपको समझ आ रही होती है। लेकिन अगर आपको इस पोजीशन में कहा जाए कि आप रिप्रोड्यूस करें, आप दोबारा वो ड्राइव करें, तो अचानक आप उधर जाके कहते हैं कि आपको स्टेप भूलना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा पहला स्टेप ये गया, अगला क्या था, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आप ये कर लें, ठीक है। आपको लगता है एक चीज़ मुझे समझ आई है, तो एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लें और जस्ट ट्राई टू राइट डाउन, रीड्राइव द होल थिंग, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है लेकिन ये टाइम हमेशा आपको बचा देता है। जब एक दफ़ा आपने खुद से ड्राइव कर ली ना चीज़, फिर आपको वो बहुत देर तक दिमाग में रहती है, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि खाली पीस ऑफ पेपर पे ड्राइव करें। और एक और बड़ा अच्छा तरीका यूज़ होता है कि अगर आपने किसी को समझा दिया हो, ठीक है, तो ये मैंने तैयारी करने का तो नहीं, मेरा तरीका होता था, ये नेचुरल हो जाता था। कोई पूछने आ जाता था जब हम स्टूडेंट होते थे कि यार ये चीज़ समझ आई है, उसको समझाना शुरू करते थे। तो बाद में मुझे कुछ अरसे बाद, जब ये इस प्रोसेस से गुजरने के बाद एहसास हुआ कि शायद बेस्ट लर्निंग तब हुई थी, क्योंकि जब आप किसी को समझा रहे होते हैं, अगला बंदा सवाल पूछ लेता है कि यार ये कैसे हुआ, और वो आपने कई दफ़ा नहीं सोचा होता, और फिर आप कहते हैं अच्छा यार इस एंगल से भी सोचते हैं, और आपका दिमाग, क्योंकि उस वक्त आपने खुद से सोचा हो, जब हमने खुद से सोचा होता है ना, तो दिमाग के अंदर, मेरा जो थ्योरी है कि दिमाग के अंदर उसकी प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है। जो चीज़ें आपने खुद से सोची होती हैं ना, बजाय ये कि कोई और आपको वो समझाए, वो आपके दिमाग में ज़्यादा स्टिक कर जाती है, ठीक है। तो ये जो मैं दोबारा लिखने का कह रहा हूँ, या मैं दोबारा इसका कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े लंबे चौड़े नोट्स बनाए, मैं कह रहा हूँ जस्ट इनफॉर्मली कभी वेले बैठे हो ना, तो जस्ट लिखें यार क्या थी के मीन्स क्लस्टरिंग, समझ तो मुझे आई थी, लिखें, ठीक है। क्या थी डिसीजन ट्री, जस्ट लिखने की कोशिश करें कि हाँ यार ये किया था। और वहाँ पे आप कहीं पे फंसेंगे, वहाँ पे आप गलत बेशक लिख देंगे, आप जाके फिर मैच करेंगे यार असल में क्या था, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जो आपने गलती की होगी ना, आपको समझ आएगी कि ओह अच्छा ये तो इस तरह नहीं था, इस तरह था, और वो आपको कोई ऐसे होल्स आइडेंटिफाई कर देगी जो आपके कॉन्सेप्ट में रह गए थे, ठीक है। तो ये तरीका मुझे काफ़ी सूट करता है। ओके, सो नाउ वी हैव क्राइटेरिया कि इंफॉर्मेशन गेन निकाल सके, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन गेन भी हम निकाल सकते हैं। तो अब बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम हो गया। पहला स्टेप है कि शुरू में हमारे पास सारी रूट नोड पे एग्जाम्पल पड़ी हुई है, ठीक है। आपके पास जितने भी फीचर्स हैं उनके हिसाब से आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा फीचर आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन गेन देता है, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेट इंफॉर्मेशन गेन्स ऑफ ऑल पॉसिबल फीचर, ठीक है। अभी मैंने कोई स्लाइड से देख कर तो नहीं पढ़ा ना, मैंने तो कॉमन सेंस, मैं वही कह रहा हूँ कि आप रिप्रोड्यूस करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि हमने जो स्टेप अभी सोचे थे ये एग्जैक्टली वही लफ्जों में लिखे हुए हैं कि आपने तमाम पॉसिबल फीचर्स से निकाल लिया कि कौन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन दे रहा है, ठीक है। पिक द वन विद हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन, ठीक है। तो वो आपको जो भी मिला कि यार ये मेरा हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन है। स्प्लिट डाटा सेट अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड फीचर, कि जो आपके पास वो आया आपने उसके हिसाब से, अब आपने ईयर शेप, विस्कर्स, फेस शेप तीनों में देखा कि यार ये जो है ना, लेट्स से ईयर शेप आ गया बेस्ट, ठीक है। आपने उसके हिसाब से जिसने बेस्ट इंफॉर्मेशन गेन किया था स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट कर दिया तो एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा इधर चला गया। अब जो इस तरफ हिस्सा गया उस पर आप एग्जैक्टली यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करें, और जो इस तरफ हिस्सा गया उस पर भी आप एग्जैक्टली यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करें। इस पे जो गए हैं उससे भी 2 बन जाएंगे, फिर उसके हर हिस्से पे ये रिपीट करते जाए, अनलेस कि आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ जाए, ठीक है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया आ जाएगा तो आप वहां पे रुक जाएं, वापस चलना शुरू कर दें, ठीक है, और दूसरी तरफ जाना शुरू। तो यहां तक चीज समझ आ गई?
Okay, so split a data set according to the and create left and right branches of tree. Keep repeating splitting process until splitting जो क्राइटेरिया आपका मीट हो जाए। तो ये एग्जैक्टली वही जो मैंने भी बोला था। और क्राइटेरिया हमने कहा था कि हम 3-4 तरीके हैं, ये वही यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हुए, ठीक है, कि या तो सारे के सारे एक ही क्लास के हो जाए, या आपके पास जो आपने मैक्सिमम डेप्थ अगर कोई रखी हुई है उनमें से कोई ना कोई उस वो क्रॉस हो रही हो तो आप कहीं मजीद स्प्लिट ना करो, या आपने इंफॉर्मेशन गेन पे कोई थ्रेशोल्ड लगाया हो कि यार अगर इससे कम इंफॉर्मेशन गेन हो रही है तो कोई फ़ायदा ही नहीं, ठीक है, तो मजीद स्प्लिट ना करो, चाहे उस पे स्प्लिट कोई अच्छा ना हो रहा हो। यानी आप आपका लेट से कि अभी भी आप कोई 60-40 थे, लेकिन आपने स्प्लिट किया, बेस्ट जो भी निकाला उस पर भी 60-40 रहते हैं, तो मजीद नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो आपका लेसन थ्रेशोल्ड, और जब आपकी एक नोड में एग्जांपल्स बहुत थोड़ी रहेगी, ठीक है, तो आप कहेंगे कि यार ठीक है इसमें भी हमें मजीद स्प्लिट करने का फ़ायदा, बाल की खाल उतारना जिसको हम कहते हैं ना, अब ज़रूरत नहीं है तो जी चलो ये करिए। ओके, अच्छा, इन एल्गोरिथम्स की एक इंटरेस्टिंग जो प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि जो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एल्गोरिथम पढ़ते हैं ना, ये आप रियल लाइफ सिनेरियोज में भी कई दफ़ा डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने कल क्या करना है उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आप उसमें भी कई दफ़ा इस किस्म की चीज़ें कोई क्वांटिफाइबल नंबर बना दें जिसमें आप ऑप्शन को चूज़ कर सकेंगे, यार ये ऑप्शन में, क्योंकि किया हमने क्या ब्रॉडली क्या किया है, एक क्वांटिफाइबल नंबर बना दिया कि यार इस तरह स्प्लिट करने में फ़ायदा है, इस तरह स्प्लिट करने में फ़ायदा नहीं है, और फिर फर्दर स्प्लिट करते जाए। ओके, एक और टर्म आप यूज़ होती सुनेंगे, रिकर्सिव स्प्लिटिंग, ठीक है। रिकर्सिव स्प्लिटिंग का क्या मतलब है कि यार आपने पहले ईयर शेप के साथ पहले आपने ढूंढा, सबसे पहले जो काम किया, तो ये जो एल्गोरिथम है ये बेसिकली एक तरह के रिकर्सिव नेचर का एल्गोरिथम है। रिकर्सिव क्या होता है उसमें मैं भी आता हूँ, ठीक है, वो आपको भी जब मैं ये बता रहा हूँ तो इसी को, ये जो हमने स्टेप्स में लिखा हुआ है इसको लेट से कि इसके ऊपर चला के देखते हैं एक दफ़ा, ठीक है। तो हमने पहले भी चलाया था, लेकिन पहले हमने एग्जाम्पल गिवन थी और हमने फिगर आउट किया था क्या है। अब हम ट्री डिसाइड कर रहे हैं कि किस बेस पे करें, तो हमने उस वक्त अज्यूम किया था कि यार ये एल्गोरिथम क्या होगा जिससे चूज करें, तो अब हमने वो एल्गोरिथम पढ़ लिया। तो आप सबसे पहले हम कैसे चूज करेंगे कि कौन सा फीचर इधर यूज करना चाहिए, सारे फीचर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन गेन जिसके ऊपर बेस्ट आया। तो लेट्स से कि वो हमारा आया ईयर शेप पे, तो हमने 2 क्लासेस में तोड़ दिया, एक तरफ क्वांटी चलेगी, एक तरफ फ्लॉपी चलेगी। फिर आपने क्या किया, लेट्स से कि आप इस साइड को छोड़ दें और आप कहें कि आप इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है, और इस तरफ आपने दोबारा वही काम किया जो आपने पहले स्टेप पे किया था कि सारे फीचर्स में से देखो कौन सा फीचर बेस्ट स्प्लिट करता है। वो लेट से हमारे पास आ गया फेस शेप, राउंड है या नॉट राउंड है, आपने किया तो आपके पास राउंड एक तरफ आ गया, नॉट राउंड दूसरी तरफ आ गया। यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया ही मीट हो गया कि 100% एक क्लास से बिलोंग करती थी, इसका मतलब है कि ये वाला तो ख़त्म हो गया, ये भी एक ही क्लास से होती थी, इसको कैट कह दिया, फिर ये वाली भी एक से थी, इसको नॉट कैट कह दिया, फिर वापस अब ये वाली साइड हमारी पूरी की पूरी डन हो गई। अब आप उस तरफ चले जाए, ठीक है, उस तरफ चले गए, वहाँ पर अगेन यही वाला चीज़ रिपीट करेंगे कि फ्लॉपी है कि सॉरी फ्लॉपी कह रहा हूँ, कौन सा फीचर बेस्ट है, ठीक है। तो हमने देखा इस केस में विस्कर्स निकला, अगर दोबारा फेस शेप निकल आता आप दोबारा फेस शेप यूज़ कर लेते, अगर दोबारा ईयर शेप निकल आता कोई और ईयर शेप या दोबारा ना निकलता क्योंकि उस पर आप ऑलरेडी स्प्लिट करके आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो भी इधर निकल आए हम उसको कहेंगे ठीक है, जो भी निकल आया चाहे वो रिपीट हो रहा हो, ठीक है, जो बेस्ट हमें दे रहा हो रिजल्ट हम वो कर लेंगे। तुम्हारे पास प्रेजेंट पे ये निकला, अब अगेन ये सिर्फ कैट रह गई, ये सारी नॉट कैट रह गई, तो हमने इसके ऊपर इसको भी कह दिया कि होगी और ये भी होगी। तो ये जो एल्गोरिथम है ना, समझ आ गया कि आपको स्टेप कैसे है, ठीक है। नहीं, ये हो सकता है कि आपने लेट से ईयर शेप से आप फेस शेप पे आए तो इस तरफ भी फेस शेप दोबारा आ सकता है, इससे नीचे दोबारा मोस्ट लाइकली नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ईयर शेप से स्प्लिट हुए थे तो दोनों तरफ फेस शेप भी आ सकता है, उसमें तो कोई मसला नहीं, ठीक है। सो ये आपको समझ आ गई थोड़े से, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग कभी पढ़ी थी है ना, तो उसमें हमने एक फैक्टोरियल पढ़ा था और उसकी एक रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन पढ़ी थी और एक लूप से की थी। रिकर्सिव जो है ना वो बाज़ का प्रोग्राम करने में ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है, कि आपने यहाँ पर लिखा कि यार
फाइंड बेस्ट फीचर पहला स्टेप आपका था, ठीक है। वो जो भी आपका बेस्ट फीचर निकला विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन गेन, और आपने उसके हिसाब से स्प्लिट कर दिया, ठीक है। स्प्लिट कर दिया। रिकर्सिव फंक्शन हम उसको कहते हैं जो अपने आप को कॉल करता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहला स्टेप लिखा था, वो कामी लाइट की वजह से नहीं कोई मसला हो रहा है? अब ठीक है। फाइंड बेस्ट फीचर, जिसका मतलब है जो कि मैक्सिमाइज करे इंफॉर्मेशन गेन, और ये निकालने का हमने तरीका निकाल लिया है कि जो भी एंट्रोपी, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप स्प्लिट इनटू लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उससे भी पहले शायद आप चाहेंगे कि क्या ऑलरेडी अगर इफ क्राइटेरिया नॉट मेट, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो ये काम करो, ठीक है। या इफ क्राइटेरिया मेट तो आप उसको लीफ नोड बना दो, ठीक है। और उसके एल्स में आप ये काम कर सकते हो कि फाइंड बेस्ट फीचर, और फिर उसको स्प्लिट कर दो इनटू लेफ्ट एंड राइट। और फिर आप क्या करोगे, इस फंक्शन का आपका अगर नाम था कि मेक ट्री, ठीक है, तो आप इधर दोबारा कॉल कर लोगे मेक ट्री लेफ्ट, और फिर आप मेक ट्री राइट। तो ये सारा काम हो जाएगा। रिकर्सिव का क्या फायदा है, आपने क्या किया, सबसे पहले देखा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, रूट नोड पे क्राइटेरिया मोस्ट लाइकली मीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने दो हिस्सों में तोड़ना होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, अच्छा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो फाइंड बेस्ट फीचर किया, सारे फीचर्स के हिसाब से देखा जो मैक्सिमाइज करता था हमारे इंफॉर्मेशन गेन को, उसको चूज किया, उसके हिसाब से स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट किया तो आपने दोबारा कहा कि यही वाला फंक्शन दोबारा कॉल कर लो, मगर आप पूरे डाटा के बजाय लेफ्ट वाले डाटा पे कर लो। और अच्छा, अब वो क्योंकि यही फंक्शन कॉल होगा वो दोबारा यही स्टेप करेगा, और मजीद तोड़ना होगा, तोड़ता जाएगा, और जैसे ही उसका क्राइटेरिया मीट होगा रिटर्न होना शुरू हो जाएगा एंड वापस आ जाएगा, ठीक है। और यही काम आप फिर राइट वाला कर लो, ठीक है। तो रिकर्सिव हम इसको कहते हैं, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता हो। तो मेक ट्री जो है वो अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, लेकिन इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन मच मोर सिंपलर इन मैनी केसेस, ठीक है। ऑल दो इसमें इसके ओवरहेड होते हैं, इसके बजाय इटरेटिव तरीका जो होते हैं उनमें बास का तो ओवरहेड कम होते हैं अगर आपने बहुत फास्ट करना हो। बट तो बेसिकली जो काम हमने इधर किया वही काम हमने इधर किया, वही काम हमने इधर किया। तो ये जो मैंने आखिरी दो स्टेप हैं कि मेक ट्री लेफ्ट और मेक ट्री राइट, ये कह रहे हैं कि ये काम इधर किया वही इधर किया और वही इधर किया, मगर इधर डाटा फर्क जो हमने स्प्लिट किया हुआ था उस डाटा पे करना था। और अगर हमारी डेप्थ हमने 2 ना रखी होती तो हम इधर भी वही काम करते, और करते जाते जब हमारे पास, जब तक पूरे का पूरा ट्री हमारे पास बन ना जाता, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर हो रही, ओके। कितने लोगों ने वैसे रिकर्सिव प्रोग्राम लिखे हैं, सवाए एक तो क्लास में हमने कराया था ना, लेकिन वैसे कभी लिखे हैं कोई रिकर्सिव कोड लिखे? क्या चीज बनाई थी? कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की नहीं कोशिश की किसी ने? ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, यानी इस मशीन लर्निंग के टॉपिक से हट के
मिसाल के तौर पर इसका टीचिंग करते हुए कई दफ़ा मैं एक तो फैक्टोरियल वगैरह की बुक में एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो टावर ऑफ हेनॉय का है। 3 टावर होते हैं जिसमें डिस्क लगी होती हैं और आपने उनको रीअरेंज करना होता है, ठीक है। तो उसका भी आप जब सोल्यूशन करने जाएँ तो आप देखेंगे कि रिकर्सिव सोल्यूशन बड़ा एलिगेंट बन जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगता है मगर वो बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह कई प्रॉब्लम है जिनमें आप देखते हैं कि जब वो रिकर्सिवली सॉल्व, यही वाला काम मैं इटरेटिवली सॉल्व करता, इटरेटिव का मतलब है लूप लगा करता, तो उसका कोड निस्बतन कॉम्प्लेक्स होना था काफ़ी, लेकिन रिकरियन में वो ऑटोमेटिकली जो फंक्शन कॉल का मैकेनिज्म है वो उसको हैंडल कर लेता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि अभी तक जो हमने ट्री बनाए उनमें दे वर मोर क्लोज टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन टाइप ऑफ थिंग, 0-1 टाइप की चीज़ थी, और दूसरा उसके फीचर्स जो थे वो भी 0-1 टाइप के ही थे, ठीक है। फेस शेप राउंड है या नहीं है, ठीक है। हम दोनों साइड पे चाहेंगे कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन टाइप की सेटिंग से निकलें। हो सकता है कि हमें कोई कॉन्टिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी हो, उसको भी हम सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। हम यानी क्लासिफिकेशन के बजाय जो रिग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम भी ट्रीज से सॉल्व करना चाहेंगे। और दूसरा, हमारी इनपुट्स हमेशा ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट या 0-1 की फॉर्म में हो, बल्कि हम हो सकता है कि वो 2 से ज़्यादा लेती हो ऑप्शंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमने जब एनालिसिस किया ईयर शेप का तो वो सिर्फ फ्लॉपी या पॉइंटी नहीं थे, बल्कि उनमें एक और फीचर भी हो सकता था कि वो ओवल हैं या नहीं है, ठीक है। कोना निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ। तो अब जो हमारे पास जिसका पॉइंटी कॉर्नर है उसको हमने पॉइंटी कह दिया, और जो फ्लॉपी नहीं है मगर राउंडेड है उनको हमने कह दिया कि वो ओवल हैं। ओवल शेप हमारी इस किस्म की होती है, ठीक है। तो हमने कहा अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका पोटेंशियली मतलब ये हुआ कि ईयर शेप जो है वो 2 ऑप्शन नहीं बन रही बल्कि 3 ऑप्शन बन रही हैं। एक ऑप्शन बन रही है कि पॉइंटी है, एक ऑप्शन बन रही है कि फ्लॉपी है, एक ऑप्शन ये बन रही है कि वो राउंडेड है, ठीक है। तो हमने जो अभी तक किया था उसमें तो हम 2-2 में स्प्लिट करते जा रहे थे, ठीक है। तो अगर हमने 3 में स्प्लिट करना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। तो उसका एक आसान तरीका हो सकता है कि हम उसको किसी तरह 2 वाले प्रॉब्लम में ही ट्रांसलेट कर दें। और आप लोगों ने क्योंकि लॉजिक डिज़ाइन पढ़ी है तो आपको 1 हॉट का लफ्ज़ आपने पहले कभी सुना होगा। 1 हॉट इनकोडिंग याद है क्या थी? भूल गया तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। अपने स्टूडेंट्स ने कभी मुझे मायूस नहीं किया कि उन्हें हमेशा भूल गया होता है, ठीक है। इसमें वो लतीफ़ा भी था ना कि एक कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स ने एक जहाज़ बनाया होता है, सुनाया हुआ मैंने, सुना हुआ सारों ने? नहीं सुना हुआ कि जहाज़ बनाए थे। वो कहते हैं कि जी हमने टीचर्स को बुलाते हैं कि आप इसमें बैठें, तो तकरीबन सारे के सारे टीचर जो है ना वो डर जाते हैं, तो एक टीचर जाके बैठ जाता है। तो जो डर जाते हैं उनसे पूछते हैं आप क्यों डरे? वो कहते हैं यार मुझे अपने स्टूडेंट्स पे है कि ये इन्होंने जो बनाया ना ये गिर जाएगा, ठीक है। तो जो बैठा होता है उससे कहते हैं आपको क्या है? वो कहते हैं मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है कि ये स्टार्ट ही नहीं होगा और ना तो दूर की बात है ये स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो वाला कहते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरा आप पे भरोसा हो, मेरा भरोसा दूसरा वाला ही हो कि यार कोई अच्छे काम करेंगे, विच यू विल इंशाल्लाह डू इन ड्यू टाइम, ठीक है। लेकिन बहरहाल जब ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं कि आपको 1 हॉट का लफ्ज़ ना पता हो तो फिर मेरा पूछने को दिल चाहता है किसने पढ़ाई थी लॉजिक डिज़ाइन? फिर उसका जवाब आता है कि वो भी तुमने ही पढ़ाई थी। तो फिर बंदा कहता है अच्छा मैंने तो पढ़ाया था भाई चक्कर क्या, कोई नहीं, चीज़ें भूल जाती हैं, तो इट्स नॉट दैट बिग अ डील। तो इससे आपको वो भी याद आ जाएगी, इसका फ़ायदा ये, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन आ गई हैं, ठीक है। तो एक बिल्कुल जो हमारा जुगाड़ी सोल्यूशन है वो ये है कि हम इसको कहें कि यार हम तो 0-1 में डील करते हैं, ठीक है। हम तो 2 ऑप्शन में डील करते हैं, तो हम 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। एक बना लेते हैं कि पॉइंटी ईयर्स हैं, एक बना लेते हैं फ्लॉपी ईयर्स हैं, एक बना लेते हैं कि ओवल ईयर्स हैं। तो इससे ऑटोमेटिकली वो 0-1 प्रॉब्लम में चेंज हो गया कि अगर वो पॉइंटी है तो वो इस जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी पे 0 आ जाएगा। अगर फ्लॉपी ईयर हैं तो इस जगह पे 1 आ जाएगा और बाकी पे 0 आ जाएगा, और अगर ओवल ईयर है तो इस जगह पे 1 आ जाएगा और बाकी तो ये बाइनरी प्रॉब्लम में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया बाय कि वो जो सारी तीनों ऑप्शन हो सकती थी आपने हर एक का अलग अलग
कॉलम बना दिया। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम बात कर कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग, कि इनमें एक वक्त में एक ही वन हो सकता है। ठीक है, वन हॉट का मतलब होता है कि एक वक्त में वन हो सकता है, बाकी कोल्ड है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर पॉइंट ईयर है तो ये वन हो जाएगा, फ्लॉपी है तो ये वन हो जाएगा, ओवल है तो ये हो जाएगा। और हमने इसको जिस कॉन्टेक्स्ट में लॉजिक डिज़ाइन में ये पढ़ा था, हमने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल हमने स्टेट मशीन के कॉन्टेक्स्ट में ये पढ़ा था कि अगर हम स्टेट्स को वन नॉट कर दें तो हमारी आउटपुट फॉर्मिंग लॉजिक बड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है, बिकॉज हमने जो आउटपुट बनानी है हमें डायरेक्टली आ रहा है कि भाई जो सी स्टेट पे उसको वन करना था वो ऑलरेडी एक सिग्नल हमारे पास आ रहा है, तो हम उन सारों को और कर दें जैसे स्टेट पे वन करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ तक वो नहीं भी अगर समझ आया स्टेट वाला तो खैर है, लेकिन यहाँ पे समझ आ गया कि हमने एक जुगाड़ लगाई। ठीक है, जो काइंड ऑफ पाकिस्तानी सोल्यूशन जो होता है कि यार ठीक है, बजाय वो 3 वाला ट्री बनाने के हमने ऑप्शन को ही इस तरह से तोड़ दिया कि वो वन हॉट एनकोडिंग में आ जाए और वो 1 0 में चली जाए, तो अगेन हमें 2 हिस्सों में ही तोड़ना पड़ा। तो इस तरह से बेसिकली आपके नंबर ऑफ फीचर्स जो हैं वो बढ़ गए। यानी ये जो एक फीचर था जो 0 या 1 हो सकता था पहले, बाद में हमने 0 1 2 3 ऑप्शन हो सकती थी, यानी पॉइंटी, ओवल और वो, उसको हमने 3 अलग अलग ऑप्शंस में तोड़ दिया। तो ये 1 से 3 बन गए और ऑब्वियसली फेस शेप और विस्कर्स तो अपनी जगह पर मौजूद ही थे। ठीक है, तो अब आप इसके ऊपर वही पूरी की पूरी चीज़ चला दें। ठीक है, तो ये बाइनरी भी बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इस फीचर के हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये वाला भी एक फीचर है जो कि 0 1 ही हो सकता है, ये वाला फीचर भी 0 1 हो सकता है, ये भी 0 1 हो सकता है, ये भी राउंड नॉट राउंड ही है, ये भी प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट ही है। तो आपको 2 हिस्सों में ही स्प्लिट करना है। ठीक है, तो आप इनके हिसाब से स्प्लिट कर लेंगे कौन सबसे बेस्ट फीचर बनता है और उसको टॉप पे लें। ठीक है, वो हो सकता है वो फीचर आ जाए ओवल ईयर फीचर। ठीक है, तो ओवल ईयर फीचर से फिर आपने कहा अच्छा इसके अंदर फ्लॉपी ईयर फीचर आता है, या इसके अंदर विस्कर आता है, या इसके अंदर वो आता है, जो भी आता है आपने उस हिसाब से तोड़ दिया। ओवल के अंदर तो खैर फ्लॉपी नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको चलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जब आप उसको ट्री बनाना शुरू करेंगे तो एक फीचर के नीचे दूसरे फीचर, क्योंकि हमारे उस एल्गोरिथम से चूज़ हो रहे थे जो कि जो सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन गेन करता था, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक ट्री बन जाएगा। सो आपके पास अगर आप इसको फॉर्मली कहेंगे, आपके पास इफ अ कैटेगोरिकल फीचर कैन टेक ऑन k वैल्यूज क्रिएट k बाइनरी फीचर्स। तो हमारे पास अभी 3 वैल्यूज थी तो हमने 3 फीचर बना दिए। तो कैटेगोरिकल फीचर हम उसको कहते हैं जो कैटेगरीज में टूट सकता हो। तो अगर वो 2 ही कैटेगरीज थी तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। अगर वो 2 से ज़्यादा थी, वो k कैटेगरीज थी, तो आप वो k फीचर्स बना दें। जिस तरह इस केस में 3 थे तो हमने 3 कॉलम बना दिए और हर एक को अलग-अलग फीचर कर दिया, और उसको हमने 0 या 1 वैल्यू दे दी कि अगर वो प्रेजेंट है तो 1, नहीं प्रेजेंट तो 0। ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास फिर वन हॉट एनकोडिंग से काइंड ऑफ चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो है पॉइंटी, ओवल वगैरह जो है ना, आप उनको, ओवल है तो आप इधर 1 कर देंगे, फ्लॉपी है तो इधर 1 कर देंगे, एंड सो ऑन। ये आपके पास, ये तो मैंने पहले ही समझा दिया हुआ। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप इस तरह से वन हॉट एनकोडिंग यूज़ करें ना, तो अभी तो हम बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये आप न्यूरल नेटवर्क को भी दे सकते हैं, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क एक्सपेक्ट कर रहा होता है ना कि 0 से 1 तक की वैल्यू मुझे पीछे से आ रही है, और उसके हिसाब से आगे वो ट्रेन हुआ होता है। तो आप इन फीचर्स को एज अ फीचर दे के न्यूरल नेटवर्क भी ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी इनपुट आ रही है जो कि कैटेगोरिकल है, तो आप उसको इस तरह वन हॉट एनकोड करके आगे न्यूरल नेटवर्क को दें। ठीक है, ओके। सो ब्रॉडर स्कीम में हम चाह रहे थे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो था, ये बिल्कुल 0-1 टाइप की चीज़ टाइप की भी हमने पढ़ी है, जो आउटपुट हम अभी कह रहे थे। उसमें भी हमने पहले इनपुट्स को भी बाइनरी रखा हुआ था कि वो प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट है, लेकिन अब हमने यानी डिस्क्रीट वैल्यूज़ भी अलाउ कर दी कि यार डिस्क्रीट वैल्यूज़ अगर हमें पता है कि k वैल्यूज़ हो सकती हैं तो उनको वन हॉट एनकोड करके दे दो। अब हम आउटपुट साइड पे देखना चाहते हैं कि अगर मैं आउटपुट जो प्रोडिक्ट करना चाहता हूँ वो कॉन्टिन्यूस हो, जिस तरह लीनियर रिग्रेशन का केस था, जिस तरह हमने प्रॉपर्टी प्राइसेस थी, उस तरह की चीज़ अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्या वहाँ पर भी डिसीजन ट्री कुछ हेल्प कर सकते हैं? तो वहाँ पर भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी, उससे पहले एक और चीज़ आ गई। ठीक है, अभी इनपुट पे ही है, वो इससे अगली थी। ठीक है, कैटेगोरिकल वैल्यूज थी कि वो k वैल्यूज ले सकती हूँ। अगर मुझे उसके बजाय कॉन्टिन्यूस वैल्यू इनपुट पे कोई चाहिए हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल
कैट है कि नहीं, उसमें एक और फीचर ये भी हो सकता है कि उसका वजन कितना है, ठीक है। तो टिपिकली बिल्लियां जो हैं वो हल्की होंगी, कुत्ते भारी होंगे, ठीक है। ऑल्दो कुछ कुत्तों की नस्लें, छोटे कुत्ते भी होते हैं जो कि बड़ी बिल्ली से थोड़ा सा कम होंगे, लेकिन बट उसमें हम फिर दूसरे फीचर्स भी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ये एक अच्छा फीचर है कि आपको वज़न बताओ तो ये भी अच्छा तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हमने 3 फीचर्स जो थे वो उसी तरह हमारे बाइनरी फीचर थे, इधर हमने दोबारा 2 ही ऑप्शन रख दिए, पॉइंटी फ्लॉपी, ठीक है, क्योंकि हम इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस अभी करना चाह रहे हैं। लेकिन एक फीचर जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस आ गया है। तो अगर एक फीचर कॉन्टिन्यूस आ गया है तो अब मैं इसके हिसाब से बाइनरी ट्री कैसे बनाऊं, ठीक है, या ये जो हमारा डिसीजन ट्री है ये कैसे बनाऊं, ठीक है। तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैं थ्रेशोल्ड इसको कर दूं कि यार अगर वजन इससे ज़्यादा है तो मैं कहूँ बिल्ली की तरफ है, कम कहूँ तो कहते हैं कुत्ते की तरफ है, तो यह नॉट बिल्ली की तरफ है, जो भी कहना चाहिए। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम वेट का थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं। लेकिन अब थ्रेशोल्ड जो लगाना है वो किस पॉइंट पे लगाऊं, अगला क्वेश्चन ये आ जाता है, ठीक है, कि मतलब वेट तो मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल था, उसमें किसी फिक्स जगह पे थ्रेशोल्ड लगाना है, तो व्हाट वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर दैट थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा केस था, इसमें हमने वेट को हॉरिजॉन्टल एक्सेस दिया और वर्टिकल एक्सेस पे जो क्रॉस लगे हुए हैं ये 0 1 है, यानी कि 0 पे वो लगे हुए हैं कि ये नॉट कैट हैं और ये हमारे पास कैट्स हैं। तो ऑब्वियसली कैट्स जो हमारा डाटा सेट था उसमें कम वजन वाली ज़्यादातर बिल्लियाँ ही होंगी, ठीक है, और ज़्यादा वजन वाली बिल्लियाँ नहीं होंगी। लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे भी होंगे कि हो सकता है कोई बिल्ली जो है वो किसी छोटे कुत्ते से वजन में ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो अब मैं इधर भी थ्रेशोल्ड लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, तो मैं किधर थ्रेशोल्ड लगाऊँ, ठीक है। अच्छा, अगेन वो जो हम कर सकते हैं कि वो जो वजन पे थ्रेशोल्ड लगाना है ना, लेट्स से कि मैंने इधर थ्रेशोल्ड लगाया 8 पे लगाया, तो कुछ हमने कह दिया कैट्स हैं, कुछ को हमने कह दिया नॉट कैट्स हैं, ठीक है। उसके हिसाब से जो स्प्लिट हुआ, ठीक है, कि इस तरफ वाले को हमने कैट कह दिया, इस तरफ नॉट कैट को कह दिया। तो अब लेट्स से कि 8 पे लगाया तो मेरे पास 10 में से 2 कैट्स बन रही थी, तो 2 आउट ऑफ 10 वो फ्रैक्शन मेरे पास आ गया, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं वही वाला जो इंफॉर्मेशन गेन वाला फॉर्मूला है वो लगा सकता हूँ कि मैं कहूँ कि यार इससे पहले 0.5 थी आपका चल रहा, जब मैंने इधर लगाया इसको तो यानी 0.5 का मतलब है कि 50 ओवरऑल एग्जांपल जो थी, जब हमने स्प्लिट नहीं किया था तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ कुत्ते बिल्लियाँ थी, 5 कुत्ते थे, 5 बिल्लियाँ थी, या 5 बिल्लियाँ थी और 5 नॉट बिल्लियाँ थी कहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जो भी क्रिएचर है वो कुत्ता ही हो, हम अभी 1-0 की बात करें। तो 5 ट्रू एग्जाम्पल्स थी, 5 फॉल्स एग्जाम्पल्स थी, ठीक है। तो अगर मैंने इधर थ्रेशोल्ड लगाया तो 2 आउट ऑफ 10 एक तरफ हो गई और आपके पास जो 8 आउट ऑफ 10 है वो दूसरी तरफ हो गई, ठीक है। अच्छा, उनमें से फिर हमने वो निकाला कि यार वो जो 2 आउट ऑफ 10 थी वो तो 2 आउट ऑफ 2 ठीक थी, और जो बाकी थे उनमें 3 आउट ऑफ 8 आपकी कैट्स बनती थी, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से एंट्रोपी निकाल ली, ठीक है, और एंट्रोपी निकाली और बिल्कुल वही वाला स्केल किया और निकाला कि इसमें इंफॉर्मेशन गेन हमारा बनता है 0.24। फिर मैंने 8 के बजाय 9 पे कर दिया, 9 पे किया, उस पर 0.61 इंफॉर्मेशन गेन बना, क्योंकि उसमें ये 2 और बिल्लियाँ ठीक क्लासीफाई होना शुरू होगी, एक अभी भी गलत क्लासीफाई हो रही है। तो अदरवाइज हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन 1 आ जाना था, या जो भी मैक्सिमम हो जाना था, ठीक है। अगर बिल्कुल ही ये स्प्लिट हो जाता ना, क्योंकि पहले 50-50 थे तो उस पर 1 आता है एंट्रोपी, और अगर आपने बिल्कुल ही प्योर क्लासेस में तोड़ लिया होता तो वहाँ पर एंट्रोपी 0 हो जानी थी, और उसका नेट इफेक्ट क्या बनना था कि आपके पास इंफॉर्मेशन गेन 1 आ जाना था कि सारी इंफॉर्मेशन आपने उसी स्प्लिट पर गेन कर ली है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सारी नहीं हुई तो हमें 0.6 है, और फिर में भी हम थोड़ा सा आगे भी एक ट्राई कर लेते हैं 13 पे लेट से, तो वो हमारे पास आ गया 0.4। तो अब इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन किस पे हो रहा है, 0.6 वाला, यानी कि 9 पे, तो हम इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन अब हमारे पास जो ब्रॉडर प्रॉब्लम था वो ये था कि एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल था जिसको हम अपने एज अ फीचर इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे। तो उसमें से
हम कैसे उसकी बेस पे स्प्लिट करना है तो कैसे करें, तो वहाँ पर अब हमें वो डायरेक्टली नहीं बता रहा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, लेकिन हमने उस पर थ्रेशोल्ड लगा दिया और उस थ्रेशोल्ड को चूज करने के लिए भी हमने यही वाला तरीका इस्तेमाल कर लिया कि हम एक एक करके डिफरेंट वैल्यूज़ पे जाएं और उसमें देखें कि कौन सी वैल्यू बेस्ट सूट करती है। प्रैक्टिकली अब ये तो बहुत बड़ी रेंज है, तो आप इस पे 0, 1, 2 अप टू 20 जाएंगे, या 0 से 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 20 जाएंगे, या 0.001, 002 जाएंगे, ठीक है। तो वो ग्रैनुलैरिटी क्या रखेंगे, ये एक और क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब आपने इधर से लेके अभी तो मैंने 8, 9 और 13 रैंडमली आपको चूज करके बता दिया ना कि आपने देख लिया। प्रैक्टिकली जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा तो उसमें आप देख तो नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फिर वहां पर हम थ्रेशोल्ड कैसे चूज करें, ठीक है, या देख पाए भी तो वो हो सकता है रेंज बहुत बड़ी हो। तो अमूमन उसमें एक तरीका ये यूज किया जाता है कि आप पहले उनको वेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में रख लें चीज़ों को, और फिर हर दो के दरमियान जो मिड पॉइंट है ना उसको आप उसको थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट बना दें, ठीक है। तो अगर ये 10 एग्जांपल्स हैं तो पहली और दूसरी के दरमियान जो, यानी आपने अरेंज किया कि सबसे छोटा वजन, उससे बड़ा वजन, उससे बड़ा वजन, उससे बड़ा वजन जो भी आ रहा था ट्रेनिंग सेट में, और उसमें पहले और दूसरे के दरमियान मिड पॉइंट लिया, उसको थ्रेशोल्ड बनाया, तो ये एक तरफ हो जाएगा, बाकी उस तरफ हो जाएंगी। फिर दूसरे और तीसरे के दरमियान मिड पॉइंट लिया, तीसरे और चौथे के दरमियान, तो आपके पास ऐसे 9 मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर 10 एग्जाम्पल्स हैं तो आप उनके ऊपर देख लेंगे कौन सा थ्रेशोल्ड बेस्ट वर्क करता है, और वो फिर आप निकाल लें किस पे इंफॉर्मेशन गेन मैक्सिमम होता है। स्प्लिट करने से पहले जो ट्रॉफी है वो 0.5 और 1 के दरमियान नहीं, स्प्लिट करने से पहले, क्योंकि हमारी 5 बिल्ले और 5 नॉट बिल्लियाँ थी, तो इस वजह से 0.5 थी। वो हमने कैलकुलेट इसी तरह ही की है कि फ्रैक्शन ऑफ बिल्लियाँ कितनी है, ठीक है। अगर उसमें 6 बिल्लियाँ होती हैं 10 में से, तो वो 0.6 का एच निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि ये हमने अज्यूम नहीं किया, ये असल में गिवन ही है, ठीक है। ओके, सो टाइम हो गया, चलो ठीक है, ये क्योंकि नया टॉपिक ही आ रहा है तो यहाँ पे रुक जाते हैं।